हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 16 चैप्टर 161 बाहों में सुकून। अनोखी जो कि उस लड़की के पास ही बैठी हुई थी उसे होश में आया देख वो खुश हो जाती है। क्या तुम ठीक हो? वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है और खुद को हॉस्पिटल में देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनोखी जो कि उससे लगातार सवाल ही पूछे जा रही थी, वो धीरे से अनोखी से कहती है, क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। उस लड़की की बात सुन अनोखी बिल्कुल चौंक जाती है। आखिर ये लड़की आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? क्या तुम पागल हो गई हो? जो भी तुम बोल रही हो सोच समझ कर बोल रही हो ना? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है और तुम मरना चाहती हो? आखिर उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और तुम खुद अपनी जान को खत्म कर उस नन्ही सी जान को भी खत्म करना चाहती हो? अनोखी की बात सुन उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह अनोखी के तरफ से अपना चेहरा साइड कर सिसकने लगती है। अनोखी उसे रोता देख कुछ नहीं कहती, पर वह इतना तो समझ गई थी कि इस लड़की की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है और कुछ तो गलत हुआ है। ये सब बातें वह उससे करना चाहती थी पर अभी सही समय नहीं था। कुछ ही देर में एक नर्स आकर उसे चेक करती है और उसके ग्लूकोज जो कि उसे चढ़ रहा था उसमें एक इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही देर में उस इंजेक्शन के असर से वह धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। वापस से उसे बेहोशी की हालत में जाता देख अनोखी पैनिक करते हुए कहती है, क्या हुआ उसे? ऐसे ये वापस से क्यों बेहोश हो रही है? मैडम आप घबराए नहीं, उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार यह बहुत टाइम से डिप्रेस्ड है और इन्होंने अच्छी नींद भी नहीं ली है, इसलिए डॉक्टर कुमार ने ही हमें ये इंजेक्शन देने के लिए कहा था जिससे ये प्रॉपर रेस्ट कर सके। अभी इनका रेस्ट करना बहुत जरूरी है, इनके लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी। नर्स की बात सुन अनोखी थोड़ा रिलैक्स होती है और उस लड़की को सोता हुआ देख सीधे क्रिश के कमरे में चली जाती है। क्रिश जो कि अभी कुछ फाइल को रीड कर रहा था अनोखी को आया देख उससे पूछता है, आ गई तुम? मैंने कहा था कि उसे कुछ देर रेस्ट करने दो पर तुम मानी ही नहीं। अनोखी थके हुए कदमों से क्रिश के पास जाती है और उसकी गोद में बैठ उसके सीने से लग जाती है। अनोखी को ऐसा करता देख क्रिश फाइलों को छोड़ उसकी कमर को अच्छे से होल्ड करता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए ही उसके सर को सहलाने लगता है। क्रिश के ऐसा करने से अनोखी को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। काफी देर तक ऐसा करने के बाद क्रिश उससे पूछता है, क्या हुआ, तुमने बताया नहीं? तुम परेशान लग रही हो। अनोखी जो कि आंख बंद कर क्रिश के सीने से लगी हुई थी क्रिश की बात सुनकर जवाब देती है, तुम्हें पता है उस लड़की को होश आया था और उसने होश में आकर सबसे पहली बात क्या कही? क्या कहा? क्रिश अनोखी की बात सुनकर कहता है, वह कह रही थी कि हमने उसे क्यों बचाया, उसे मर जाने क्यों नहीं दिया। आखिर वह ऐसा कैसे कह सकती है? क्या वह जानती नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? अब ये सब तो हमें उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अभी वह इस कंडीशन में नहीं है कि हम उससे कुछ पूछ सके। अभी उसका आराम करना बहुत जरूरी है और हो सकता है कि आराम न करने के कारण डिप्रेशन में वो ये सब चीज बोल रही हो। पर कुछ भी हो क्रिश, आखिर वह अपनी लाइफ को कैसे खत्म करने की बात कर सकती है? क्या लोगों को अपनी लाइफ इतनी बोझ लगती है कि उन्हें इस संसार में जीने से अच्छा मारना पसंद आता है? क्रिश अनोखी को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, हम हर किसी का ओपिनियन तो नहीं बदल सकते ना अनोखी। ऐसा भी हो सकता है कि हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बाकी लोग हैं इससे बुरी लाइफ जी रहे हैं और उन्हें इस लाइफ को जीने से अच्छा मरना पसंद हो। मैं यह नहीं कह रहा कि उनका डिसीजन सही रहता है, पर हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते। उसे आराम करने दो, कल हम दोनों उससे बैठकर बात करेंगे कि उसे दिक्कत क्या है। अनोखी उसके गले में हाथ डाल लेती है। क्रिश अनोखी के माथे को चूमते हुए उसे अच्छे से होल्ड कर अपनी चेयर पर लीन हो जाता है। दोनों ही अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सुकून था। यहाँ दूसरी तरफ आकर्ष के पेंट हाउस में ऐश थकान के कारण सोई हुई थी। उसने बाथरोब पहना था। वहीं आकर्ष की भी अपर बॉडी नेकेड थी। वो ऐश को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। कॉलेज से आने के बाद आकर्ष ऐश को सीधे अपने पेंट हाउस ही लेकर आया, क्योंकि जिस कंडीशन में वह दोनों थे घर तो वह जा नहीं सकते थे। आकर्ष ने भले ही अपना कोट ऐश को पहना दिया हो, पर वह नहीं चाहता था कि उसको ऐसी कंडीशन में कोई और देखे, इसलिए वह सीधे ऐश को लेकर पेंट हाउस ही आ गया।
उसने घर कॉल करके बता दिया था कि वह लोग कुछ दिनों तक यही रहेंगे। आकर्ष ऐश के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। पेंट हाउस में आने के बाद आकर्ष ऐश को बाथरूम में ले जा क्लीन करता है। आकर्ष ऐश को लेके बाथ टब में बैठा हुआ था, दोनों ही बैठकर रेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे आकर्ष की बॉडी ऐश की करीबी से हार्ड होने लगती है, जिसे समझ ऐश की आंखें खुल जाती हैं। दोनों ही बाथटब में नेकेड बैठे थे। ऐश को अपने इतने करीब देख के आकर्ष एक्साइटेड हो रहा था, वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं ऐश जो कि रिलैक्स हो रही थी, आकर्ष के टच करने से वह भी बहकने लगती है। आकर्ष ऐश को किस करने लगता है। कुछ ही देर किस करने से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कुछ ही देर में बाथरूम से सिसकियां की आवाज आने लगती है। आकर्ष फिर से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। करीब 1 घंटे की इंटीमेसी के बाद आकर्ष ऐश को बाथरोब में लपेटकर अपने रूम में आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। ऐश नींद के आगोश में चली गई थी और अभी का हाल उनकी बाथरूम में इंटीमेसी के बाद का ही था। दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भर के सुकून से सो रहे थे। बने रहिए मेरी स्टोरी माय हॉट प्रोफेसर के साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। यहाँ दूसरी तरफ आकर्ष के पेंट हाउस में ऐश थकान के कारण सोई हुई थी। उसने बाथरोब पहना था। वहीं आकर्ष की भी अपर बॉडी नेकेड थी। वो ऐश को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। कॉलेज से आने के बाद आकर्ष ऐश को सीधे अपने पेंट हाउस ही लेकर आया, क्योंकि जिस कंडीशन में वह दोनों थे घर तो वह जा नहीं सकते थे। आकर्ष ने भले ही अपना कोट ऐश को पहना दिया हो, पर वह नहीं चाहता था कि उसको ऐसी कंडीशन में कोई और देखे, इसलिए वह सीधे ऐश को लेकर पेंट हाउस ही आ गया। उसने घर कॉल करके बता दिया था कि वह लोग कुछ दिनों तक यही रहेंगे। आकर्ष ऐश के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। पेंट हाउस में आने के बाद आकर्ष ऐश को बाथरूम में ले जा क्लीन करता है। आकर्ष ऐश को लेके बाथ टब में बैठा हुआ था, दोनों ही बैठकर रेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे आकर्ष की बॉडी ऐश की करीबी से हार्ड होने लगती है, जिसे समझ ऐश की आंखें खुल जाती हैं। दोनों ही बाथ टब में नेकेड बैठे थे। ऐश को अपने इतने करीब देख के आकर्ष एक्साइटेड हो रहा था, वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं ऐश जो कि रिलैक्स हो रही थी, आकर्ष के टच करने से वह भी बहकने लगती है। आकर्ष ऐश को किस करने लगता है। कुछ ही देर किस करने से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कुछ ही देर में बाथरूम से सिसकियां की आवाज आने लगती है। आकर्ष फिर से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। करीब 1 घंटे की इंटीमेसी के बाद आकर्ष ऐश को बाथरोब में लपेटकर अपने रूम में आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। ऐश नींद के आगोश में चली गई थी और अभी का हाल उनकी बाथरूम में इंटीमेसी के बाद का ही था। दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भर के सुकून से सो रहे थे। चैप्टर 162 2 महीने बाद फोटो आंसू। सुबह अस्पताल में क्रिश उस लड़की के सामने बैठा हुआ था और वो बिल्कुल चुपचाप बुद्ध बनी सामने देख रही थी। क्रिश उसके होश में आने के बाद से ही उससे उसके बारे में लगातार पूछ रहा था। आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहती हो, पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके कुछ ना कहने से अब क्रिश को भी गुस्सा आने लगा था। फिर भी वो आखिरी कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, देखो हम तुम्हारी हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि जो कदम तुमने उठाया है वो कोई अच्छी बात नहीं है। तुमने खुद की लाइफ डेंजर में डाली तो डाली, अपने अनबॉर्न चाइल्ड की भी। यदि तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगी तो हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर पाएंगे। एक डॉक्टर के साथ साथ एक भाई होने के नाते समझा रहा हूँ। अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्रिश की बात सुनकर उस लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्रिश उससे उसका नाम पूछता है। वह लड़की क्रिश की ओर देखते हुए कहती है, रोशनी। जी हाँ, ये कोई और नहीं रोशनी है। उस लड़की को फाइनली बात करते देख क्रिश राहत की सांस लेता है और कहता है, तुम बताना शुरू करोगी कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। वह धीरे धीरे अपनी सारी कहानी क्रिश को बताने लगती है कि कैसे उसने अपने परिवार के लिए खुद की खुशियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर अपने घरवालों की जरूरतों को पूरा किया। कैसे उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी आबरू को तार तार किया। कुछ दिन पहले जब उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो परेशान थी। उसकी मुसीबतें तब और बढ़ गई। जान उसके अपने घर वाले उसकी शादी पैसों के लिए उससे डबल एज के आदमी से करने को रेडी हो गए। कुल मिलाकर उनको अपनी बेटी से ज्यादा पैसे प्यारे थे। उन्होंने इतनी आसानी से उसकी शादी एक बूढ़े से करने का फैसला किया और उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे।
इसीलिए उसने खुद को खत्म करने का कदम उठाया। पूरी बात सुनने के बाद क्रिस गहरी सांस ले कहता है, देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता तब तक तुम इसी अस्पताल में रहोगी। क्रिश अभी कह ही रहा था कि पीछे से अनोखी, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वह आंखें आंसू पोंछते हुए कहती है, वह अस्पताल में क्यों रहेगी, वह मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। पीछे से आए अनोखी की बात सुनकर रोशनी और क्रिश दोनों ही उसकी तरफ देखने लगती हैं। अनोखी को आता देख क्रिश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम शो हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आखिर तुमने रोशनी को बहन कहा है। जहां मॉम डैड के पास एक बेटी है तो दूसरी बेटी और सही, इसको देखकर वह और खुश हो जाएंगे। वही लड़की आश्चर्य से अनोखी की तरफ देख रही थी। क्या सच में परिवार का प्यार ऐसे होता है? एक अनजान को भी उन्होंने इतने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, और एक मेरे खुद के घर के थे जिन्होंने मुझे बस एक सामान के जैसे ही यूज किया, और उनका मतलब पूरा होने के बाद उन्होंने मुझे लावारिस छोड़ दिया। डिस्चार्ज होने के बाद रोशनी को अनोखी अपने घर ले आती है मिसेस लूथरा, जिन्हें अनोखी ने पहले ही बता दिया था। वह रोशनी का बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं। अनोखी को रोशनी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने मतलब के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। रोशनी को अनोखी के घर में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया जा रहा था कि यह उसका परिवार नहीं है। धीरे धीरे रोशनी इस परिवार में रमने लगी थी। 2 महीने बाद अनोखी और ऐश दोनों के ही एग्जाम को हुए करीब 2 महीने हो गए थे। 2 महीने की छुट्टी मनाने के बाद आखिरकार आज उनका कॉलेज स्टार्ट हो रहा था। वहीं आकर्ष करीब 15 दिन से अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था। बीच बीच में वह ऐश को कॉल लगा कर बात कर लिया करता था, पर बिजनेस में व्यस्तता के कारण उन लोगों की काम ही बात हो पाती थी, और करीब 1 हफ्ते से न आकर्ष का कॉल आया था और न MSG। आज ऐश रेडी होकर सीधे नीचे जाती है। नीचे आकृति जी, अनुभा जी और अनिशा जी ऐश को इतने दिनों बाद कॉलेज के लिए रेडी देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, हो गई रेडी बेटा? ऐश आकृति जी की बात सुन हाँ मैं सिर हिला देती है। सभी बैठकर अपना नाश्ता करते हैं कि इतने में ही ऐश को बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बैग और फोन उठा अनुभा जी और बाकी अपनी दोनों सासों का आशीर्वाद लेते हुए दादी माँ से कहती है, ठीक है दादी माँ मैं जाती हूँ, अनोखी आ गई है मुझे लेने। अनुभा जी उसके सर पर हाथ फेर उसे आशीर्वाद देती है। घर के बाहर आने के बाद ऐश देखती है कि अनोखी उसी का इंतजार कर रही है। वह जल्दी से कार में बैठ जाती है। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। इतने दिनों बाद कॉलेज जाने के कारण दोनों को ही अजीब लग रहा था। आखिर अजीब लगता क्यों नहीं, दोनों ने इन दिनों काफी मौज मस्ती जो की थी। रोशनी और अनोखी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी अभी, हालांकि उसने ऐश को कुछ नहीं बताया था। वहीं ऐश को क्रिश और अनोखी के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, जो कि अनोखी के ही मुंह से गलती से निकल गया था, जिसके कारण ऐश अनोखी से बहुत गुस्सा हुई थी, पर अनोखी ने ऐश को मना लिया था। दोनों कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती है। अभी वो लोग पार्किंग से अपनी क्लास की ओर जा ही रहे थे कि सामने से आ रही लड़की ऐश से टकरा गई और उसके हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड कॉफी ऐश के कपड़ों पर गिर गई। वो लड़की ऐश से बार बार माफी मांग रही थी। ऐश उसे इट्स ओके बोल उसे जाने कहती है और अनोखी की तरफ देख उसे क्लासरूम में जाने कहती है और खुद बाथरूम में जाकर अपनी ड्रेस को क्लीन करने लगती है कि तभी उसके मोबाइल में MSG की रिंग बजती है। वो टिश्यू को साइड में फेंक अपने मोबाइल को देखती है जिसमें आकर्ष का MSG आया हुआ था। उस MSG को देख ऐश के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आकर्ष का MSG आया हुआ था। वो डे से ही MSG ओपन करती है। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। चैप्टर 163 वीडियो लीक गायब। अनोखी जैसे ही क्लासरूम में पहुंचती है तो क्लास के सभी स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे, एक दूसरे से बातें करते हुए बार बार मोबाइल की ओर देखकर हंस रहे थे। अनोखी को बहुत अजीब लगता है कि आखिर यह चल क्या रहा है। वह सबको इग्नोर करके जैसे ही अंदर जाने वाली रहती है कि पीछे से एक तीखी आवाज आती है। ओहो आ गई, उसकी शुभचिंतक पीछे से आई। वह तीखी सी आवाज सुनकर अनोखी पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी सीनियर सोनिया खड़ी हुई थी, जो कि अनोखी को देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। उसे देख अनोखी की भौहें चढ़ जाती हैं कि आखिर यह यहाँ क्या कर रही है।
वह अनोखी को घूर कर देखते हुए कहती है, क्या बात है, आज तुम अकेली आई हूं, तुम्हारी वह बेस्ट फ्रेंड ऐश्वर्या कपूर नहीं आई? सोनिया के ऐसे सार्कास्टिक वे में कहने से अनोखी अपने हाथों को बांधते हुए कहती है, तुम्हें मेरी फ्रेंड से क्या मतलब, वह आए चाहे ना आए? अनोखी की बात सुन सोनिया गंदी हंसी हंसते हुए कहती है, अरे हमें मतलब नहीं रहेगा तो किसे रहेगा? आखिर तुम्हारी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड ने बहुत अच्छे अच्छे गुल जो खिलाए हैं, कम से कम हमें उससे कुछ सीखने तो मिलेगा कि कैसे अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ सोया जाता है। सोनिया की बात सुन अनोखी का पूरा चेहरा काला पड़ जाता है, आखिर यह बोल क्या रही है? वह सोनिया से कहती है, क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? मैं बेहुदा बातें कर रही हूं, पर ये तो सारा कॉलेज जानता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने क्या बेहुदा हरकतें की है, लगता है तुम्हें ही खबर नहीं है, सारे कॉलेज में हल्ला है इस चीज का। अनोखी कंफ्यूजन में सोनिया की तरफ देखती है। सोनिया अनोखी की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है, अरे सीमा, जरा उस वीडियो दिखाओ। इसकी फ्रेंड कितने अच्छे से पढ़ाई कर रही है, कॉलेज बंद होने के बाद भी मैडम का कॉलेज चालू रहता है। सीमा, जो कि सोनिया के साथ ही थी, वह जल्दी से एक वीडियो ऑन कर अनोखी को दे देती है। ये वीडियो उसी दिन का था जब मिसेस दत्त को इस कॉलेज से निकाला गया था और उस दिन अनोखी और ऐश दोनों ही आए हुए थे। हालांकि अनोखी तो जा चुकी थी, पर इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा था वह पार्किंग का ही सीन था, जिसमें कार के अंदर आकर्ष और ऐश दोनों ही एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर अनोखी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। आखिर इन लोगों के पास वीडियो कैसे आया? उसमें और भी सीन थे जो कि एडिटेड थे, कॉलेज के ही एक रूम के थे, जब ऐश और आकर्ष दोनों ही उस क्लासरूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे। और एक वीडियो शाम का था जब आकर्ष ऐश के साथ अपने केबिन में टाइम स्पेंड करने के बाद उसे गोद में उठाते हुए लेकर जा रहा था। ये सभी वीडियो एक के बाद हर सीन के थे जब जब ऐश और आकर्ष साथ थे और उनकी करीबी को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। सभी का मिलाकर एक पूरा वीडियो बना हुआ था। उसे देखकर अनोखी के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं। वही अनोखी को ऐसा रिएक्ट करते देख सोनिया मुस्कुराते हुए कहती है, लगा झटका, देख लिया, सबूत हो गया, यकीन तो बताए कब आ रही हैं आपकी फ्रेंड, हमें भी उनसे कुछ सीखना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारी फ्रेंड ने बेशर्मी की हद पार कर दी, फ्लर्टी तो वह पहले से ही थी, हर किसी लड़के पर लाइन मारती थी। उसने मानस को तक नहीं छोड़ा और बेचारे मानस ने जब उसे प्रपोज किया तो उसे रिजेक्ट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वह कितनी सती सावित्री है। और यहाँ हमारे प्रोफेसर के साथ चक्कर चलाया जा रहा है, चक्कर के साथ साथ उनके साथ रातें भी बताई जा रही हैं, लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता हो गया है दोनों का, है ना? सोनिया की बातें पूरी क्लास सुन रही थी, सभी हंसने लगते हैं। अनोखी को सोनिया की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा तो वह चिल्लाते हुए कहती हो, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लो जी को ये हमें बताएंगे, तुम्हें तो सबूत भी दिखाया है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। कुछ सबूत नहीं है ये, और जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारी फ्रेंड कैरेक्टरलेस नहीं है, प्रोफेसर पर लाइन नहीं मारती, अपने हुस्न के जलवे नहीं दिखाए उसने, अरे इतनी जायद गर्मी थी तो हमें बता दिया होता। पीछे से एक लड़के की आवाज आए। अनोखी की पेशेंस की सीमा खत्म हो रही थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, वह कुछ गलत नहीं कर रही है, ये उसका हक है, और जिसने भी ये किया है वो अब इसका रिजल्ट झेलने को तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने ऐश को बहुत कम आंक लिया है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, अंजाम बहुत बुरा होगा। अनोखी की बात सुनकर सोनिया एकदम चुप रह जाती है, पर उसे अनोखी की बात आगे जाननी थी, इसलिए वह कहती है, कैसा हक है, क्या रिश्ता क्या है दोनों का, क्या वह लोग जानते नहीं है कि कॉलेज में इस तरह से स्टूडेंट प्रोफेसर के बीच रिश्ता रहना क्या कहलाता है? इसने कितने नियमों को तोड़ा है, इसकी बात प्रिंसिपल तक जा चुकी है, और मुझे नहीं लगता दार कि तुम्हारी फ्रेंड ज्यादा दिनों तक कॉलेज में रहने वाली है। अनोखी सोनिया की तरफ देखकर घूर कर देखती है और कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा कि होगा क्या, क्योंकि ये सब करने वाले को अंजाम की चिंता नहीं थी, पर उसने गलत लोगों से पंगा लिया है। अनोखी को ऐश का ध्यान आता है और वह उसे धक्का देकर ऐश को ढूंढने निकल जाती है। जब उसकी ये हालत है तो जब ऐश को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? वही अनोखी को जाता देख सोनिया के माथे पर टेंशन आ जाती है, आखिर यह बोलना क्या चाहती थी? वही अनोखी ऐश को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, पर ऐश उसे कहीं नहीं दिख रही थी।
अनोखी को अब ऐश के लिए चिंता हो रही थी कि आखिर यह कहाँ चली गई। उससे याद आता है कि ऐश वॉशरूम गई थी, जरूर वो ग्राउंड फ्लोर पर बने वॉशरूम गई होगी। अनोखी जैसे ही वहां पहुंचती है तो वह बोर्ड लगा हुआ था कि कुछ समय के लिए इसे बंद किया गया है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी कि आखिर है कहाँ वो। अनोखी वहां से जाने वाली होती है कि उसे मोबाइल बजने की आवाज आती है। अनोखी आगे जाकर देखती है तो वो आवाज अंदर से आ रही थी। अनोखी नजदीक जाती है तो उसे समझ आया है कि ये ऐश की रिंगटोन है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। ऐश का मोबाइल वहीं वॉश बेसिन के नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। अनोखी जाकर जल्दी से वह मोबाइल उठाती है जिसमें आकर्ष का कॉल आ रहा था। आकर्ष का कॉल देख अनोखी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से जैसे ही रिसीव करने वाली थी वह कॉल कट जाता है। कॉल कट हुआ देख अनोखी, जिसे ऐश के मोबाइल का पासवर्ड पता था, वह जल्दी से उसे अनलॉक कर आकर्ष को वापस कॉल करने वाली थी। लेकिन जैसे ही वह ऐश का मोबाइल अनलॉक करती है, सामने शो हो रही फोटोज को देख उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। सामने ऐश के मोबाइल में आकर्ष और एक लड़की की तस्वीर थी जो कि एक रूम की थी। दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, केवल एक चादर से उनकी निचली बॉडी कवर थी। आकर्ष की आंखें बंद थी और वह लड़की आकर्ष के सीने से लगे लेटी हुई थी। अनोखी उस फोटो को जूम करके देखती है तो उस फोटो में लीजा को देख वो शॉक्ड रह जाती है। ऐसे ही दोनों की बहुत सारी फोटोज थी, उन्हें देखकर अनोखी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कुछ रिएक्ट कर पाती कि वापस से ऐश का मोबाइल बजता है जो कि फिर से आकर्ष का ही था। अनोखी गुस्से से आकर्ष का मोबाइल उठाती है। अनोखी इस समय बहुत गुस्से में थी। एक तो पूरे कॉलेज में अलग ही रायता फैला हुआ था, ऊपर से उसकी फ्रेंड नहीं मिल रही थी और यह आकर्ष दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। वह जैसे ही कॉल रिसीव करती है आकर्ष को कुछ बोलने के लिए कि वहां से आकर्ष की डेंजरस आवाज सुनकर उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाते हैं। जैसे तैसे वह खुद को नॉर्मल कर हेलो बोलती है। वहीं दूसरी तरफ ऐश के मोबाइल से किसी और की आवाज सुनकर आकर्ष की त्योरियां चढ़ जाती हैं और वह वैसे ही कोल्ड आवाज में कहता है, कौन ऐश्वर्या कहाँ है? अनोखी हल्की कांपती आवाज में कहती है, मैं अनोखी हूँ। अनोखी की आवाज सुनकर आकर्ष अपने माथे में हाथ फेरते हुए कहता है, अनोखी मुझे ऐश्वर्या से बात करनी है, अभी के अभी उससे मोबाइल दो। पर प्रोफेसर देखो, अभी मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, बात कराओ मेरी। अनोखी खुद को नॉर्मल कर उससे कहती है, क्या इन फोटोज से रिलेटेड तुम्हें उससे बात करनी है? अनोखी की बात सुन आकर्ष कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन सी फोटोज? ऐश के मोबाइल में आई हुई है आपकी और किसी लड़की की फोटोज आपके नंबर से। अनोखी की बात सुन वो हैरान रह जाता है। क्या तुम मुझे वह फोटोज भेज सकती हो? और ऐश कहाँ है? क्या उसने वह फोटोज देखी है? अनोखी जल्दी से आकर्ष को सारी फोटोज भेज देती है। आकर्ष जैसे जैसे उन फोटोज को देख रहा था उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अनोखी से कहता है, देखो अनोखी ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज तुम ऐश की बात कराओ मुझसे। आकर्ष की बात सुन अनोखी को ऐश का ध्यान आता है। वह आकर्ष से कहती है कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है वो। What do you mean? कहाँ गायब हो गई है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? तुमने उसका मोबाइल लिया हुआ है? देखो अनोखी में मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, आकर्ष ने चिल्लाते हुए कहा। आकर्ष का चिल्लाना सुन अनोखी डर जाती है और वो डरते हुए कहती है, उसका मोबाइल यहाँ बाथरूम में पड़ा हुआ मिला है। पूरे कॉलेज में सुबह से ही आप लोगों का किसिंग वीडियो लीक हो गया है, मुझे लग रहा है उसने वह वीडियो देख लिया है, साथ में ही ये फोटोज भी, इसलिए वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने पूरे कॉलेज में उसे ढूंढ लिया, वह मुझे कहीं नहीं मिल रही है, प्लीज कुछ करिए प्रोफेसर, मुझे टेंशन हो रही है। अनोखी की बात सुन आकर्ष को ऐसा लगता है कि उसके शरीर से किसी ने आत्मा को निकाल लिया हो। उसका पूरा चेहरा घबराहट से भर गया, आखिर उसकी बीवी जा कहाँ सकती है। अनोखी की बात सुनकर वह तुरंत मोबाइल काटता है और विशाल से इंडिया जाने के लिए जेट रेडी करने कहता है। वह तुरंत ऐश की बॉडीगार्ड को कॉल करता है जो कि उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। आकर्ष के गुस्से की सीमा नहीं थी। वो तुरंत अपने गार्ड को कॉल कर डेंजरस आवाज में कहता है, पता करो मेरी बीवी कहाँ, अगर उसे कुछ हुआ तो अपनी कवर खुद खोद लेना, मेरे इंडिया आते ही मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए, और कॉल कट कर देता है। अभी उसने कॉल कट ही किया था कि किसी के हंसने की आवाज आती है। क्या हुआ? नहीं मिली? वो मिलेगी भी नहीं।
चैप्टर 164 सबके सामने सच्चाई का आना। यहाँ एक अंधेरे कमरे में दुल्हन के लाल जोड़े में सजी एक लड़की बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। ठीक उसके बाजू में एक लड़का उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था, जैसे कि उस लड़की के होश में आने का वेट कर रहा हो। उस लड़के के हाथों से इस समय खून टपक रहा था, जिसे देखकर यही पता चल रहा था कि उसे अभी अभी उस हाथ में चोट लगी है। वहीं पर एक नर्स डरी सहमी सी खड़ी हुई थी, जो कि उस लड़के की पट्टी करने के लिए आई हुई थी, पर उस लड़के को देख उस नर्स की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसके नजदीक भी जाए। बाजू में खड़ा बॉडीगार्ड उस नर्स को इशारा करता है। वह नर्स डरते हुए उस लड़के के करीब जाती है और उसका हाथ जैसे ही छूने को होती है, वह लड़का उगलती निगाहों से उसकी तरफ देखता है, जिससे नर्स 2 कदम पीछे हट जाती है। वह वैसे ही अपने कोल्ड ओरे के साथ बोलता, आई हेट इट जब कोई लड़की मुझे टच करती है। तुम्हारे मेल डॉक्टर कहाँ है, उसे बुलाओ। उस लड़के की इतनी डार्क और कोल्ड आवाज को सुनकर वह नर्स जल्दी से बाहर भाग जाती है और बाहर खड़े डॉक्टर को अंदर जाने का इशारा करती है। भले ही वह इस समय डरी हुई थी, पर उसका चेहरा अब रिलैक्स था, क्योंकि उस शेर की मांद में जाने से वो जो बच गई थी। जिस डॉक्टर को उसने अंदर जाने का इशारा किया था, अब उस डॉक्टर का चेहरा देखने लायक था। वह डरते हुए अंदर जाता है और उस शख्स के हाथ पर पट्टी करने लगता है। वह शख्स अभी भी लगातार बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ ही देख रहा था। भले ही डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहा हो, पर कट गहरा होने की वजह से उसमें कुछ स्टिचेस लगाने थे। डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया के वह स्टिचेस लगा दिए, पर उस लड़के के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। वह वैसे ही इंटेंस नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। पट्टी हो जाने के बाद डॉक्टर अपना सारा सामान लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। बॉस, उस लड़के का खास आदमी खड़ा था। वह उस कमरे की शांति को तोड़ते हुए कहता है। वह शख्स बिना उसकी तरफ देखे बस हमम में जवाब देता है। क्या करना है उसकी बॉडी का, और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा मैडम को लेकर। मैंने कमरे में एक और लड़की देखी है जो कि अभी बेहोश है। अपने खास आदमी की बात सुन वह शख्स गहरी सांस ले अपने आदमी की तरफ देखता और कहता है, उस लड़के की बॉडी को हमारे मगरमच्छ वाले तालाब में ले जाकर फेंक दो। काफी दिनों से उन्होंने इंसान का मांस नहीं खाया है। आज मेरी तरफ से उन्हें तोहफा। और जो वह लड़की उस रूम में है, पता करो वह कौन है, उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा दो। जी जी बॉस। यहाँ दूसरी तरफ ऐश को गायब हुए 4 घंटे हो चुके थे। राय मेंशन में सभी परेशान बैठे हुए थे। वहीं दादाजी लगातार पुलिस को कॉल कर रहे थे, पर उन्हें भी ऐश से रिलेटेड कोई लिंक नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऐश को आसमान खा गया या जमीन। कपूर विला से भी सभी लोग यहाँ आ चुके थे। सबको खबर लग चुकी थी कि ऐश गायब हो चुकी है। सभी के चेहरे पर परेशानी अलग ही देखी जा सकती थी। कृष ने दादाजी को कॉल करके बता दिया था कि आकर्ष वहां से निकल चुका है और यहां जल्दी पहुंच जाएगा। आकर्ष, जो कि अपने पर्सनल चॉपर से आ रहा था, उससे ज्यादा देर नहीं लगती वापस इंडिया पहुंचने में। वह सीधे कॉलेज की बिल्डिंग पर अपने चॉपर को लैंड करवाता है। वही कॉलेज के सभी लोग हैरान हो गए थे कि उनके कॉलेज में एक चॉपर लैंड हो रहा है। ये सब उनके लिए पहली बार था। वहीं आकर्ष ब्लैक आउटफिट में चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा लिए उतरता है। इस समय आकर्ष का ऑरा बहुत ही भयानक और डेंजरस था। कृष, जो कि कॉलेज पहुंच चुका था, बस आकर्ष का ही इंतजार कर रहा था। जब उसने आकर्ष को चोपर से नीचे उतरते देखा तो आकर्ष को ऐसे देख उसे अंदर से कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने आकर्ष को इस रूप में देखा हो। कृष इतना तो समझ चुका था कि जिसने भी ऐश को किडनैप किया है, अब उसकी खैर नहीं, अब उसे सीधे मौत ही नसीब होगी। आकर्ष बिना किसी पर ध्यान दिए कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे की ओर आता है। पूरा कॉलेज आकर्ष को देख रहा था। आकर्ष का आज ऑरा ही कुछ अलग था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही प्रोफेसर है जो कि एक डिसेंट और शांत रहा करते थे। आज आकर्ष बिल्कुल एक गैंगस्टर वाली वाइब दे रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वो बिना किसी इमोशन लिए अपनी लाल आंखों से आग उगल रहा था। वो नीचे आकर सीधे सिक्योरिटी रूम की ओर जाता है, जहां पर सीसीटीवी कैमरास थे। आकाश को देख सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों को आकर्ष की रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी, उन्हें शौक लग रहा था कि आकर्ष है कौन और यह कैसे यहां बिना किसी परमिशन के आ रहा है। वहीं प्रिंसिपल सर एक कोने में डरे हुए खड़े थे, क्योंकि उन्हें डर था कि को कुछ भी कॉलेज में हुआ है, कहीं वही कारण तो नहीं है ऐश के गायब होने का, और इसका दोष कहीं जाकर उन पर ना आ जाए।
ऊपर से कॉलेज में ये अफवाहें तेजी से फैली हुई थी। हालांकि प्रिंसिपल को खबर लग चुकी थी कि यश और आकर्ष का क्या रिश्ता है। अब उन्हें डर था कि कहीं जिसने भी यह अफवाह फैलाई है आकर्ष पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। आकर्ष तुरंत एक सिस्टम के आगे बैठता है और जितने भी उसने हिडन कैमरे लगाए हुए थे उन सब का एक पासवर्ड डाल जल्दी से उन्हें एक्सेस करता है। कुछ ही देर में कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत सारी इमेज देखने लगते हैं। वही जो लोग वहां थे वह सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह वह कैमरास नहीं थे जिनकी रखरखाव के लिए उन्हें रखा गया था, बल्कि यह तो कुछ और ही दिख रहे थे। ऐसी ऐसी जगह की लोकेशन थी जो उन्होंने पहली बार देखी थी या उन्हें ये पहली बार पता चल रहा था। क्या इन जगहों में पहले से भी कैमरा लगे हुए हैं? कुछ ही देर में आकर्ष को ऐश दिखती है जो कि अपनी ड्रेस को झाड़ते हुए बाथरूम की तरफ जा रही थी। ऐश के बाथरूम के अंदर जाते ही करीब 10 मिनट बाद ही एक दूसरी लड़की भी जाती है। उस लड़की का चेहरा कैमरे में नहीं दिख रहा था। काफी देर तक उस वीडियो को देखने के बाद वह लड़की और ऐश दोनों ही बाहर नहीं आते। आकर्ष की नज़र जब वहां जाती है कि एक गार्ड जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुआ है वह बाथरूम के आगे एक नो एंट्री का बोर्ड लगा रहा था। उसे देखकर आकर्ष की आईब्रो रेज हो जाती है। वह जल्दी से बिल्डिंग के बाहर का लोकेशन ऑन करता है तो उसे दिखता है कि बाथरूम के दूसरी ओर बाहर खोलने वाला एक डोर था, जिससे बेहोशी की हालत में दो लोग ऐश को लेकर जा रहे हैं और पीछे के रास्ते से ही वह उसे एक वेन में लेकर वहां से चले जाते हैं। उस वीडियो को देख आकर्ष का खून खोलने लगता है। वह इतना समझ चुका था कि जिन लोगों से वह ऐश को बचाना चाहता था और जो लोग लगातार उसे स्टॉक कर रहे थे आज वह उस काम में कामयाब हो चुके हैं। आकर्ष गुस्से से अपनी चेयर से उठकर उसे एक लात मारता है और बाहर की ओर जाने लगता है। प्रिंसिपल सर तो बिल्कुल कोने में खड़े हो गए थे डर कर कि तभी आकर्ष के कदम रुकते हैं और उसकी नज़र उन पर जाती है। आकर्ष प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये सब जो कॉलेज में हो रहा है प्रिंसिपल जल्द से जल्द इसे खत्म करो और पता लगाओ कि इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि यदि मैंने पता लगाया तो ना तुम रहोगे हो ना वह। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाए। उसके साथ ही आकर्ष आग उगलती हुई नजरों से प्रिंसिपल को देख वहां से बाहर चला जाता है। आकर्ष कॉलेज के बाहर जा रहा था और सभी लोग आश्चर्य से आकर्ष को देख रहे थे। वहीं सोनिया आकर्ष के इतने खतरनाक रूप को देख अंदर तक कांप गई थी। उससे डर लग रहा था क्योंकि यह जो रायता फैलाया गया था उसी के द्वारा फैलाया गया था और अभी अभी उसने सिक्योरिटी रूम से आकर्ष द्वारा कहे गए शब्दों को भी सुना हुआ ये था। आकर्ष ने जो कुछ भी कहा था वह कॉलेज में लगे हुए स्पीकर से सबको सुनाई दिया था। ये सिक्योरिटी रूम था, यहाँ से कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ करती थी तो कॉलेज में सब कुछ सुनाई देता था। और जब आकर्ष अंदर आया था तो उस समय प्रिंसिपल सर सबको यही समझा रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि वह आकर्ष के गुस्से को देख चुके थे पर वह कुछ कह पाते उसके पहले ही आकर्ष यहाँ आ गया था। वही सब लोग शॉक थे कि ऐश प्रोफेसर आकर्ष रॉय की वाइफ है। अब सभी को यकीन हो चुका था कि असल में वह वीडियो का मतलब क्या था। जाहिर सी बात है वह दोनों पति पत्नी थे तो इन मोमेंट्स को एक दूसरे के साथ स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि फालतू में उन्होंने ऐश से रिलेटेड गंदी और अपमानजनक बातें कहीं। चैप्टर 165 ऐश का क्लू, रोशनी ने जाना सच। यहाँ कॉलेज से निकलने के बाद आकर्ष सीधे अपनी कार में आकर बैठता है। वही उसके साथ क्रिश भी था। क्रिश उसे समझा रहा था कि उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाभी का पता जल्दी ही चल जाएगा। पर आकर्ष घूरते हुए क्रिश की ओर देखता है। वही क्रिश जो कि आकर्ष को थोड़ा शांत करना चाहता था वह अपना मुंह ही बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था इस समय आकर्ष से बात करना मतलब अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। आकर्ष के चेहरे के भाव अभी भी वैसे ही सख्त बने हुए थे जिससे ड्राइवर काफी डरा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आकर्ष से पूछने की कि जाना कहाँ है। वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था क्योंकि एक गलती उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जितना वह आकर्ष के बारे में जानता था आकर्ष कम ही गुस्सा किया करता था, पर जब उसके सहन शक्ति के बाहर चीजें चली जाती थी तब वह एक राक्षस ही बन जाया करता था। फिर वह ये भी नहीं देखता था कि वह किस पर कैसा गुस्सा निकाल रहा है। आकर्ष कार में बैठकर तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और अपने आदमी को कॉल करता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी लोकेशन ट्रेस करो, क्या हुआ उसका? आकर्ष ने वैसे ही सख्त लहजे में कहा।
सर, आपके द्वारा दिए गए एक्सेस के अनुसार हम उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जिस लोकेशन पर उनको आखिरी बार लोकेट किया गया है वह वहां पर नहीं है, क्योंकि एक मेन पॉइंट के पास आकर लोकेशन बंद हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर उस एरिया में आसपास जैमर लगे हुए हैं जिसके कारण जीपीएस काम नहीं कर रहा है। तो तुमने ये जानकर अब हाथ बांध लिए हैं और बैठ गए हो। मैंने तुमसे कहा था कि सब चीज क्लियर करके बताओ। जब तुम्हें उस लॉकेट की लास्ट लोकेशन पता चल चुकी थी तो तुमने मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी समझा कि नहीं? आकर्ष ने दहाड़ते हुए कहा। आकर्ष की इतने गुस्से वाली आवाज को सुनकर वह आदमी डर जाता है और डरते हुए कहता है, सर मैं आपको कॉल करने ही वाला था। हमें अभी ही उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है, इतने टाइम से हम कोशिश ही कर रहे थे। भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश, तुम्हें 2 घंटे हो चुके हैं फिर भी तुम इतनी आसानी से आराम से बैठे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है ये बात कितनी सीरियस है? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। नो सर, वह लोकेशन जल्दी इसलिए नहीं मिल रही थी। जिस एरिया में वह लोकेशन है वह बहुत आउट एरिया है। बीच बीच में जैमर के कारण बार बार उस जगह नेटवर्क न होने से कनेक्शन टूट रहे थे। इस कारण से मैं जल्दी पता नहीं लगा पाया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि वहां जैमर लगा हुआ है। वह लोकेशन भी हमें बहुत कोशिशें के बाद मिली है। मैं तुम्हारी कोशिश नहीं जानना चाहता, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे उस लॉफ्ट की लास्ट लोकेशन भेजो और सारे गार्डों को तैयार करो, उस जगह पर पहुंचे। जी सर, मैं आपको भेजता हूं। कुछ ही देर में आकर्ष के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो कि उस लोकेशन का लिंक था। असल में जब आकर्ष और ऐश की शादी हुई थी तब दादी माँ ने जो लॉकेट ऐश को पहनाया था उस लॉकेट में आकर्ष ने पहले ही एक जीपीएस सेट किया था। पहले वह इस शादी को लेकर उस समय सीरियस भले नहीं था, पर वह अच्छे से जानता था कि ऐश एक बार आकर्ष की जिंदगी से जुड़ गई तो उसकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहेगी। इसलिए उसने ये सब चीज पहले ही कर ली थी और वह इस लॉकेट की बात कर रहा था जिससे उसे ऐश के बारे में पता करना था। करीब 1 घंटे बाद वह सभी उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। वह एक जंगल एरिया था। आकर्ष के गार्ड चारों तरफ फैले हुए थे। सभी उस जगह ऐश को सर्च कर रहे थे जहां पर वह लोकेशन लास्ट टाइम देखी गई थी। वह आदमी सच कह रहा था, इस लोकेशन पर सर्च करना इजी नहीं था क्योंकि यहां पर उन लोगों के मोबाइल फोन भी काम नहीं कर रहे थे। बहुत ही रेयर जगह थी जहां पर जैमर काम नहीं कर रहा था, वहां भी बहुत कम नेटवर्क थे। कुछ ही देर बाद एक गार्ड को वह लॉकेट मिल जाता है जो कि पत्थरों के किनारे ही पड़ा हुआ था। वह गार्ड जल्दी से उस लॉकेट को आकर्ष के पास ले जाता है। आकर्ष जैसे ही उस लॉकेट को देखता है उसे मुट्ठियों में कस लेता है और गुस्से से कहता है, ये यहाँ है तो ऐश भी आसपास होगी, ढूंढो उसे। सभी उस पूरे एरिया को देख रहा थे। गार्ड के साथ कुत्ते भी आए थे जिससे वो ऐश की खुशबू से उसे ढूंढ सके। सभी के लिए बहुत ही कठिन समय था क्योंकि उनकी प्यारी पोती और बहू उसका सुबह से ही कोई पता नहीं था। ऐश को गायब हुए बहुत टाइम हो चुका था। दादी माँ तो बहुत ही परेशान हो रही थी जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। वही लूथरा विला में मिसेस लूथरा को भी ऐश के गायब होने का पता चल चुका था और वह मिस्टर लूथरा से बात कर रही थी। मिस्टर लूथरा जिनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे डिटेक्टिव से, उन्होंने ऐश को ढूंढने लिए उन्हें ऐश की जानकारी देने का सोचा। उन्हें ऐश की फोटो चाहिए थी। मिसेस लूथरा जल्दी जल्दी अपने मोबाइल से वह फोटो निकाल रही थी। वहीं पर खड़ी रोशनी जब मिसेस लूथरा को इतनी परेशानी में देखती है तो उनसे पूछ बैठती है, क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मिसेस लूथरा रोशनी की बात सुनकर उसे बताती है कि अनोखी की बेस्ट फ्रेंड ऐश किडनैप हो गई है। मैं बस उसी की फोटो तुम्हारे अंकल को भेज रही हूँ। कि इतने में ही उन्हें उसकी फोटो देख जाती है और वह उसे जूम कर देखती है। वहीं रोशनी जैसे ही ऐश की फोटो देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मिसेस लूथरा जल्दी से उस फोटो को मिस्टर लूथरा को सेंड कर देती है। रोशनी बिल्कुल फ्रीज होकर खड़ी थी जैसे कि वह फोटो के बारे में मिसेस लूथरा से पूछना चाह रही थी कि आखिर इस लड़की की शक्ल हूबहू उसकी फ्रेंड जिया जैसी क्यों थी। वहीं मिसेस लूथरा जब रोशनी को सदमे में देखती है तो वह उसके हाथ को सहलाते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रोशनी मिसेस लूथरा के मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या यही अनोखी की फ्रेंड है? मिसेस लूथरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अनोखी, और यह कब से फ्रेंड है आंटी?
मिसेस लूथरा को रोशनी की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह उसे बताती है वह लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। वहीं मिसेस लूथरा की बात सुनकर रोशनी को शौक पर शौक लग रहे थे। वह हड़बड़ी में कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? रोशनी के ऐसे अचानक से कहने पर मिसेस लूथरा उसे हैरानी से देखती है और कहती है, क्या नहीं हो सकता बेटा? तुम ठीक तो हो? कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? रोशनी ना में सिर हिलाती और कहती है, इस लड़की की शक्ल मेरी फ्रेंड जैसी क्यों लग रही है? हूबहू यह मेरी फ्रेंड जिया के जैसे ही दिख रही है। वहीं रोशनी की बात सुनकर मिसेस लूथरा की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं और वह ना में सिर हिलाते हुए कहती, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें भ्रम हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या को हम बचपन से जानते हैं, हमारे सामने पली बड़ी है वह, और वह तुम्हारी फ्रेंड कैसे हो सकती है? हो सकता है कि तुम उसे कहीं मिली हो, धोखा भी हो सकता है। तुमने अभी देखा कहाँ है उसे? नहीं आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप वापस से वह फोटो निकालिए। रोशनी की बात सुनकर मिसेस लूथरा हिचकिचाते हुए वापस से अपने मोबाइल को ऑन करती हैं और वह फोटो निकालती हैं। रोशनी फोटो को देख रही थी और वह खुशी से कहती है, मुझे पता था आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मुझे भ्रम है, मैं जिया को देखने में धोखा नहीं खा सकती। यह मेरी फ्रेंड जिया ही है और यह अनाथ है, हम दोनों बचपन से साथ हैं, मैं आखिर कैसे इसे देखने में भूल कर सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? एकदम से मिसेस लूथरा को कुछ याद आता है। कुछ टाइम पहले अनोखी ने जिक्र किया था कि एक लड़की जिसने ऐश को एक्सीडेंट से बचाया था वह हूबहू ऐश के जैसी ही दिखती है। ये बात याद आते ही वो सारा माजरा समझ जाती है। वह रोशनी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुम जिस लड़की की बात कर रही हो शायद मैं उसे जानती हूँ। रोशनी मिसेस लूथरा की बात सुन खुश हो जाती है। क्या सच में आंटी आप जानती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं वह कहाँ है? मैं बहुत टाइम से उसे ढूंढ रही हूं पर पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई है। मिसेस लूथरा रोशनी की बात सुनकर थोड़ी मायूसी से कहती है, बेटा मैं जानती तो हूं पर वह अभी इस कंडीशन में नहीं है कि आपसे मिल सके या बातें कर सके। मिसेस लूथरा की बात सुन रोशनी के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। अब वह ना समझी में कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं आंटी? मिसेस लूथरा उसे ऐश के एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी बातें बता देती है, ये भी कि कैसे जिया ने ऐश को बचाया था। जैसे जैसे रोशनी मिसेस लूथरा की बात सुन रही थी उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे अपनी फ्रेंड की इस स्थिति को जानकर बहुत ही बुरा लग रहा था। कहाँ वह अपनी फ्रेंड को मिस कर रही थी और कहाँ उसके साथ यह सब घटित हो गया। एकदम से उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। आखिर उसने मेरी फ्रेंड की जिंदगी नरक में बदल ही थी, यही तो चाहता था वह। वहीं रोशनी की बात सुनकर मिसेस लूथरा उससे आश्चर्य से देखती हूँ और कहती हैं, तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? मैं वह सब बाद में बताऊंगी आंटी, आपको प्लीज क्या मुझे जिया के पास ले जा सकती हैं? मिसेस लूथरा जिसने अभी ऐश की चिंता थी पर वह रोशनी को इतना परेशान देख हाँ मैं सर हिला देती हूँ और मिसेस लूथरा और रोशनी हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आकर्ष के आदमियों ने उस जगह का 20 किलोमीटर के अंदर का सारा एरिया छान मारा था पर उन्हें कहीं भी ऐश का नामो निशान नहीं मिल रहा था। तभी एक आदमी जो कि पेड़ के ऊपर चक्कर आसपास देख रहा था उसे कुछ देखता है और वह उतरकर आकर्ष के पास आता है और उससे बताता है कि उसने ऊंचाई से फार्म हाउस देखा है जो कि वह उस और है। अभी उन लोगों की लोकेशन से वह कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। उस आदमी की बात सुन आकर्ष जल्दी से कार में बैठता है और उस ओर चला जाता है। उसे देर से यकीन हो चुका था कि हो ना हो ऐश जरूर उसके आसपास है। चैप्टर 166 उस प्रोफेसर की खैर नहीं। कुछ ही देर के अंदर ही सभी लोग उस फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। आकर्ष ने सभी गार्ड को इशारा किया, सभी ने उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ आकर्ष के साथ अंदर जाने के लिए खड़े थे। आकर्ष और क्रिश बड़े ही स्टाइल से कार से उतरे और उस फार्म हाउस में अपने बड़ी खतरनाक कोरे के साथ अंदर गए। जैसे ही वो अंदर आए पूरा फार्म हाउस बिल्कुल खाली था, जिसे देख आकर्ष की भौहें तन गई है। उसने अपने साथ आए गार्ड को सर्च करने के लिए कहा। आकर्ष और क्रिश भी सर्च कर रहे थे कि तभी उन्हें हाल में सोफे के पास कुछ खून के निशान देखे, जिन्हें देख आकर्ष का दिल धक से रह गया। क्रिश आकर्ष के कंधे में हाथ रख उसे शांत रहने के लिए कहता है और एक गार्ड से उसने उस ब्लड का सैंपल लेने के लिए कहा। वह ब्लड हल्का सूख चुका था। वहीं ऊपर के एरिया में जो गार्ड सर्च कर रहे थे उन्हें किसी लड़की के कपड़े और बैग मिला।
वह सभी चीज लेकर आकर्ष के सामने लाकर रख दिए। जैसे ही आकर्ष ने उन चीजों को देखा, उसे देख आकर्ष को समझते देर नहीं लगी कि यह सब चीजें किसी और की नहीं बल्कि ऐश की है। आकर्ष ने उन चीजों को देखते हुए गार्ड को आसपास और चेक करने के लिए कहा। ऐश का सामान देख उसे पूरा यकीन हो गया था कि हो न हो जरूर ऐश यही आसपास ही है। सारे गार्ड करीब आधे घंटे तक वहां के एरिया को सर्च कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने उस फार्म हाउस का कोना कोना चेक कर लिया था, पर उन्हें कहीं भी ऐश का नामो निशान नहीं मिला। अब आकर्ष सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसे जो एक उम्मीद मिली थी वह भी टूट चुकी थी। ऐश का यहाँ सामान जरूर था पर ऐश नहीं थी, मतलब उनके यहाँ आने से पहले ही जिन लोगों ने उसको किडनैप किया था वह यहाँ से जा चुके हैं। आखिर क्यों, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐश को किडनैप करने का आखिर उनका मकसद ही क्या था। क्यों उन्होंने नहीं फिरौती के लिए कॉल किया था। आखिर कौन है जो आकर्ष राय से दुश्मनी मोल लेना चाहता है। ये सारी चीज आकर्ष के दिमाग में चल रही थी कि तभी वह सोचते सोचते वो उस फार्म हाउस से बाहर आता है और वो चारों तरफ अपनी पैनी नजर डालता है। तभी उसकी नजर गेट के पास लगे कैमरे पर जाती है। उसे देख आकर्ष को कुछ आइडिया आता है। वह तुरंत क्रिश की तरफ देखकर कहता है, हमारी हैकर्स टीम को फोन करो और इस कमरे की सीसीटीवी फुटेज हैक कर चेक करने दो। आज सुबह से क्या क्या हुआ है, कौन आया है, सब कुछ मुझे चाहिए। उन लोग कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हैं। जिस तरीके से यह खून गिरा हुआ है, हो ना हो यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी को चोट भी लगी हो। आकर्ष की बात सुनकर क्रिश समझ चुका था कि आकर्ष अभी इस समय कितने गुस्से में है। वह जल्दी से अपने भरोसेमंद आदमी को कॉल करता है। आकर्ष और क्रिश अपने गार्ड के साथ उस फार्म हाउस से निकल चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। पर उन्होंने 4 गार्ड वही छोड़े थे कि यहाँ अगर कुछ भी हलचल होती है सब कुछ पता चल सके। कुछ ही देर में आकर्ष के पास एक मैसेज आता है जिसमें उस फार्म हाउस के ओनर की सारी जानकारी थी। आकर्ष उस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था। ठीक उसके बाजू में क्रिश बैठा हुआ था और उस फार्म हाउस ओनर कोई और नहीं, संदीप मित्तल करके कोई था। साथ ही में उसमें उसकी फोटो थी और भी जानकारी थी। आकर्ष के दिमाग में एक बात क्लिक की कि जो अभी फिलहाल उस फार्म हाउस का यूज कर रहा था वो उनका बेटा अमन मित्तल था। उस फाइल में संदीप मित्तल की फैमिली के बारे में पूरी जानकारी थी। जैसे ही आकर्ष में उसकी फैमिली फोटो को देखा, उसमें उसके बेटे अमन मित्तल के बारे में लिखा हुआ था। अमन मित्तल को देखकर आकर्ष को एकदम से याद आया कि ये वही है जो शिमला में मिला था। अभी कुछ समय पहले ही उसके आदमी ने उसे बताया था कि जिस वेटर ने ऐश को ड्रग्स दिए थे उसे होश आ गया है, और जिसने ऐश की ड्रिंक में ड्रग्स देने का जो ऑर्डर दिया था असल में ऑर्डर देने वाला अमित मित्तल ही था। आकर्ष को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह केस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे ये फार्म हाउस अमन मित्तल का है। आकर्ष की शक की सुई अमन मित्तल की ओर जा रही थी कि हो ना हो ऐश के किडनैपिंग में अमन मित्तल का भी हाथ है। कुछ ही देर में आकर्ष के पास एक वीडियो क्लिप आती है। आकर्ष उस फाइल को बंद कर उस वीडियो क्लिप की ओर देखता है, जिसमें एक मास्क पहने हुआ इंसान फार्म हाउस से बाहर आ रहा था और उसके बाहों में एक लड़की थी जिसे उसने सलीके से अपनी बाहों में उठाया हुआ था। हालांकि उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसे देख आकर्ष की आंखें छोटी हो जाती हैं। आकर्ष गौर से उस फोटो को पहुंच कर जूम करता है। आकर्ष की नज़र लड़की के हाथों की ओर जाती है, जिसे देख आकर्ष की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आकर्ष समझ चुका था कि वह लड़की ऐश ही, यह जानकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूं, पता करो जिस इंसान ने ऐश को गोद में उठाया हुआ है वह कौन है, और यह भी पता करो कि अमन मित्तल अभी है कहां पर। अगर यह सच में अमन मित्तल है तो आज उसका यह आखिरी दिन होगा। अभी है कहां, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए। इसके साथ ही आकर्ष कॉल रख देता है। इस समय आकर्ष गुस्से से उबल रहा था। क्रिश उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, हमें भाभी का जल्दी पता चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। पर यह बात क्रिश भी अच्छे से जानता था कि इस समय आकर्ष ने खुद को कितना कंट्रोल किया हुआ है। अगर उसके पेशेंस की सीमा खत्म हुई तो वह किसी न किसी का मर्डर जरूर कर देगा। अब उसे ऐश को किडनैप करने वाले इंसान के बारे में सोचकर डर लग रहा था, पता नहीं उसका क्या हाल करेगा आकर्ष। यहाँ दूसरी ओर महलनुमा घर में के एक कमरे से एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज में आ रही थी।
नीचे जो नौकर काम कर रहे थे वह उस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। वही वहां के जो हेड सर्वेंट थे जो कि वही हाल में थे, उनके पास एक मैट जाकर कहती है, काका आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जो लड़की ऊपर चिल्ला रही है ये हमारी जिया मैडम है ही नहीं, जिनके बारे में हम जानते थे वह इस तरह की तो हरकतें कभी नहीं करती थी, वह हमेशा चुप चुप रहती थी, पर जब से साहब इस लड़की को लेकर आए हैं और इसे होश आया है तब से लगातार चिल्लाई जा रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह हमारी पुरानी जिया मैडम है, कहीं सर जिया मैडम धोखे में किसी और को तो उठाकर नहीं ले आए हैं। वही उस मेड की बात सुनकर रामू काका के माथे पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा था क्योंकि ऊपर वाले कमरे से लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वह लड़की ना जाने क्या क्या कह रही थी। यहाँ ऊपर ऐश जिसे अब होश आ चुका था वह अपने आप को अनजान जगह में देख हल्का घबरा जाती है, वह तुरंत बिस्तर से उठकर एक नज़र चारों तरफ देख गेट की तरफ भागती है। पर गेट था जो कि बाहर से लगा हुआ था, वह चारों ओर वापस से रूम पर एक नज़र डालती है पर वहां पर कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह बाहर जा सके। दो खिड़कियां थी पर वह भी बंद थी, जिसे वह खोलने की पहले ही कोशिश कर चुकी थी। उससे अपने शरीर में हैवी महसूस होता है, वह नीचे सिर झुका खुद को देखती है तो उसने इस समय शादी का लहंगा पहना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह तो बाथरूम में अपने मोबाइल पर आकर्ष और उस लीजा की फोटो देख रही थी और अचानक से किसी ने उसके गले में कुछ चुभा दिया और वह बेहोश हो गई। उसके बाद अब सीधे उसे अभी होश आया था। वह चिल्लाकर कहती है, किस बेवकूफ ने मुझे यहाँ बंद किया है, कौन है वह, मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने पति से बात करनी है। आखिर वह बिजनेस ट्रिप के नाम पर रंगलिया मना रहा है और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। उस प्रोफेसर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे धोखा देने के बारे में आखिर सोचा भी कैसे। तुम लोग खोल रहे हो कि नहीं दरवाजा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, यदि मैं अपनी पर आई ना तुम सबको नानी ना याद दिला दी तो कहना। वही उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज नीचे सभी सुन रहे थे। इस समय रेयांश घर पर नहीं था। ऐश को लाने के बाद वह तुरंत बाकी के मैटर निपटाने चला गया था। उसे पूरी जानकारी चाहिए थी कि जब से वह यहाँ से गई थी तब वह कहाँ थी, कैसे उसने सरवाइव किया। भले ही रेयांश ऐश को जिया समझकर ले आया था पर उसे भी वैसा अटैचमेंट फील नहीं हो रहा था जो जिया के आसपास रहने से उसे फील हो रहा था, इसीलिए वो पूरी जानकारी जानना चाहता था। चैप्टर 167 ऐश का पता चलना, रोशनी और अनजान। मिसेस लूथरा और रोशनी इस समय अस्पताल के गेट के पास खड़े थे। कुछ देर पहले ही वो लोग अस्पताल पहुंचे थे। रोशनी के हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे जैसे जैसे वह अस्पताल के करीब जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों डर लग रहा था कि जिया इस समय सही सलामत हालत में कि नहीं है। उसे जिया के बारे में सोच सोचकर बहुत ही टेंशन हो रही थी। मिसेस लूथरा ने इस समय रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ था और वह अस्पताल के अंदर जा रही थी, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि किसी की नज़र उन पर पड़ चुकी है। रोशनी को इस समय अभी केवल जिया की चिंता थी, इसलिए वह इन सब चीजों को इग्नोर कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ी जा रही थी। वही कोई उन दोनों की फोटो क्लिक कर किसी को भेजता है। कुछ ही देर में मिसेस लूथरा और रोशनी एक वार्ड के बाहर खड़े थे। उस वार्ड के बाहर खड़ी रोशनी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मिसेस लूथरा उसे समझाते हुए हिम्मत देती है और वार्ड के अंदर लेकर जाती है। रोशनी अपने कैपते हुए पैरों से उस वार्ड के अंदर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र सामने हॉस्पिटल बेड पर लेटे इंसान पर जाती है, उसके चेहरे पर चिंता से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि इस समय जिया एक लाश के जैसे बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास में ही एक वेंटिलेटर रखा हुआ था और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसके जरिए वह सांस ले रही थी। जैसे ही रोशनी जिया को देखती उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी जिया की ऐसी हालत है। जिया की बॉडी पहले से काफी पतली हो चुकी थी, वह एक स्लीपिंग ब्यूटी के जैसे आराम से सो रही थी। रोशनी जल्दी से मिसेस लूथरा का हाथ छोड़ जिया की तरफ भागती है और उसका चेहरा पकड़ लेती है। 2-3 बार वह जिया का नाम लेती है पर जिया कोई जवाब नहीं देती। उससे अब जिया के लिए बहुत ही डर लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। जिया को इस हालत में देखकर वह हिचक हिचक कर रोने लगती है और बार बार जिया का नाम पुकारती है। मिसेस लूथरा रोशनी को इतना रोता हुआ देख उसके कंधे पर हाथ रखती है। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस कर रोशनी पलट कर देखती है
तो बाजू में मिसेस लूथरा खड़ी थी। मिसेस लूथरा को देखकर रोशनी कहती है, देखो ना आंटी, मेरी जिया बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रही है। मैं कब से उसे आवाज दे रही हूँ, हुआ क्या है इससे, ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है। मिसेस लूथरा को रोशनी ऐसी हालत और उसे ऐसे रोता हुआ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वह क्या कर सकती है, वह रोशनी के दोनों हाथों को पकड़ती है और उसे वार्ड के अंदर रखे सोफे की तरफ लेकर जाती है। रोशनी भले ही उस सोफे की तरफ जा रही थी पर उसकी नज़र अभी भी जिया की तरफ ही बनी हुई थी। मिसेस लूथरा उसे उस सोफे पर बैठाने के बाद सामने मेज पर रखे पानी के जग से एक गिलास पानी निकालती है और रोशनी को देती है। रोशनी हिचक कर रो रही थी और लगातार जिया की तरफ ही देख रही थी। मिसेस लूथरा रोशनी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, सबसे पहले तुम पानी पियो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। रोशनी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ पानी पी लेती है और चुप हो मिसेस लूथरा की बात सुनने लगती है, पर उसकी अभी भी हिचकियां बनी हुई थी। मिसेस लूथरा शुरू से लेकर लास्ट तक रोशनी को सारी बातें बता देती है, जिसे जानकर रोशनी के चेहरे के भाव बान और बिगड़ रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी फ्रेंड कोमा में जा चुकी है। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जिया के बारे में अच्छे से पता करने की क्यों कोशिश नहीं की। उसकी फ्रेंड इतनी तकलीफ में थी और उसे इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। इतने में ही मिसेस लूथरा का मोबाइल बजने लगता है। मिसेस लूथरा जल्दी से मोबाइल उठाकर देखती है तो इस समय अनोखी का कॉल आ रहा था। अनोखी का कॉल आता देख वो जल्दी से उसे रिसीव करती है और अनोखी से पूछती है, क्या हुआ अनोखी, ऐश का कुछ पता चला। अनोखी मिसेस लूथरा की चिंता भरी आवाज सुनकर कहती है, नहीं मॉम, क्रिश का कॉल आया था जहां पर उन लोगों को शक था कि उस फार्म हाउस में ऐश के मिलने के चांसेस है, क्योंकि आकर्ष जीजू ने जो लॉकेट है उसको पहनाया था, उसकी लोकेशन उस एरिया में मिली थी, पर जब वह लोग उस फार्म हाउस पर गए तो वह ऑलरेडी खाली था। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह किसका काम है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उस फार्म हाउस से उसका बैग और मोबाइल मिला है, मतलब कुछ देर पहले वह वहां थी और पता नहीं उसको कहां लेकर जा चुके हैं वो लोग। मिसेस लूथरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐश के साथ यह हो क्या रहा है। वह अनोखी से बात कर रही थी। रोशनी जो कि बही थी वह मिसेस लूथरा की टेंशन भरी आवाज को सुनकर सब समझ जाती है और वह मिसेस लूथरा की तरफ देखती है। कुछ देर अनोखी से बात करने के बाद उन्होंने कॉल रख दिया। वो वापस रोशनी की तरफ देखती है, खुद को रोशनी द्वारा घूरता हुआ देख उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, अब तुम ठीक हो? देखो जिस कंडीशन में तुम हो, इस कंडीशन में तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा, यहाँ के बेस्ट डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। मिसेस लूथरा की बात सुनकर रोशनी हमें सिर हिला देती है और कहती है, क्या हुआ आंटी, अनोखी की फ्रेंड का पता चला कि नहीं? मिसेस लूथरा अनोखी के साथ हुई सारी बातें रोशनी को बता देती है। रोशनी उनकी बातों को सुनकर कहती है, आंटी मुझे पता है कि ऐश को कौन कहाँ ले गया होगा और उसकी किडनैपिंग किसने की है। वहीं रोशनी की बात सुनकर मिसेस लूथरा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। आखिर रोशनी को कैसे पता? वह जल्दी से रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बेटा, तुम्हें कैसे पता रहेगा? मुझे पता है आंटी, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि जिस इंसान के कारण मेरी जिया की यह हालत हुई है वही इंसान है जिसने ऐश्वर्या को किडनैप किया है। क्योंकि ऐश्वर्या और जिया दोनों का चेहरा इतना सिमिलर है कि उस इंसान को यही लगा होगा कि वह ऐश्वर्या नहीं बल्कि जिया है। वह मेरी फ्रेंड के पीछे शुरू दिन से ही पड़ा हुआ था। एक मेरी फ्रेंड थी जो उसे पसंद नहीं करती थी, पर वह किसी न किसी कारण से उसे अपने पास रखने के लिए मजबूर कर रहा था। उसी के कारण मेरी फ्रेंड हम सब से दूर हुई, उसी के कारण वह छुपकर रह रही थी। मिसेस लूथरा जैसे जैसे रोशनी की बात सुन रही थी उनका चेहरा शॉक्ड होता जा रहा था। वह रोशनी से कहती है, तुम आखिर किसकी बात कर रही हो बेटा, बताओ। रोशनी मिसेस लूथरा की आंखों में देखते हुए कहती है, रेयांश राजपूत। ये वही इंसान है जिसने ऐश्वर्या को किडनैप किया होगा। प्लीज आप अनोखी को कहिए कि वह लोग रेयांश राजपूत के बारे में जानकारी निकाले, देखना ऐश्वर्या वहीं कहीं होगी। मिसेस लूथरा रोशनी की बात सुनकर तुरंत अनोखी को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताने लगती हैं। जैसे जैसे अनोखी मिसेस लूथरा की बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव चेंज हो रहे थे। पूरी बात होने के बाद वह तुरंत कॉल रखती है और क्रिश को कॉल करती है और क्रिश को सारी बातें बता देती है।
वही बाजू में बैठा हुआ आकर्ष कृष और अनोखी की बातें सुन रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसे जा रही थी। वह अपने बॉडीगार्ड से तुरंत रेयांश राजपूत के बारे में पता लगाने को कहता है और वह अपने असिस्टेंट से तुरंत जेट रेडी करने कहता है। उसे अब किसी भी प्रकार से रेयांश राजपूत का एड्रेस चाहिए था। उसे रेयांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने उसकी बीवी को क्यों किडनैप जो किया था। यहाँ दूसरी तरफ काफी देर तक अस्पताल में रहने के बाद मिसेस लूथरा रोशनी से कहती हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए बेटा। रोशनी का हालांकि मन नहीं था यहाँ से जाने का, पर वह यहाँ रुक भी नहीं सकती थी। दोनों ही कुछ देर बाद उस वार्ड से निकलकर गैलरी से होते हुए अस्पताल के बाहर जाने लगते हैं कि इतने में ही रोशनी को कुछ अजीब लगता है। उसे वॉमिटिंग और चक्कर जैसा फीलिंग आ रही थी। वह मिसेस लूथरा से कहती है, आंटी मुझे वॉशरूम जाना है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मिसेस लूथरा रोशनी के चेहरे की ओर देखती है जो कि बहुत ही मुरझा आया हुआ लग रहा था। मिसेस लूथरा को रोशनी की ये हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत कहती है, तुम अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों वॉशरूम की ओर चले जाते हैं कि सामने से आ रहे बोर्ड बॉय से मिसेस लूथरा टकरा जाती है। वही उस वार्ड बॉय का सामान नीचे गिर जाता है। मिसेस लूथरा उसे सॉरी कहती हैं और उसका सामान उठाने लगती हैं। वही रोशनी की हालत और भी खराब हो रही थी। मिसेस लूथरा रोशनी से कहती कि तुम चलो, मैं आ रही हूँ। रोशनी मिसेस लूथरा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। रोशनी जैसे ही आगे जा रही थी, कोई उसके ठीक हॉस्पिटल गाउन में था। वह वॉशरूम के गेट के पास आती है। जैसे ही उस गेट को खोलने वाली थी कि पीछे से कोई उसके मुंह में हाथ रख देता है और उसे एक कमरे की ओर लेकर जाने लगता है। रोशनी अचानक हुए हमले से हड़बड़ा जाती है और अपने हाथ पैर मारने लगती है, पर सामने वाला इंसान इतना ताकतवर था कि रोशनी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। कुछ ही देर में रोशनी बेहोश होकर उस इंसान के बाहों में झूल जाती है। चैप्टर 168 आज आखिरी दिन होगा। रोशनी अस्पताल के रूम के बेड पर लेटी हुई थी। धीरे धीरे वह आंखें खोलती है। उसे एक वाइट कलर की सीलिंग दिखती है। वह रूम के चारों तरफ देखती है तो वह हॉस्पिटल का एक रूम था। उसे पहचानने में देर नहीं लगती कि ये वही अस्पताल है जहां वह अभी जिया से मिलने आई थी, पर उसे एकदम से याद आता है कि कोई था जिसने उसका मुंह पकड़ा हुआ था और उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं और उसका हाथ अचानक ही अपने पेट पर चला जाता है। उसे अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। वह हड़बड़ा कर उठने लगती है तो उसे अपने पेट में दर्द होता, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ठीक उससे कुछ दूरी पर बैठा संजय, जो कि रोशनी की हर एक मूवमेंट को देख रहा था। रोशनी के ऐसे अचानक उठने और दर्द से कराहने पर वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। रोशनी अपना सर नीचे कर अपने पेट की तरफ देख रही थी। उसके पेट में हल्का दर्द हो रहा था, पर जैसे ही वह किसी के हाथ को देखती है वह शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी नजरों को ऊपर करती है। अपने सामने संजय को देख उसके चेहरे में डर दिखने लगता है। वही संजय लगातार अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। रोशनी के चेहरे में अपने लिए डर देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रोशनी संजय को अपने करीब देख एक अनचाहे डर से भर गई थी। उसे यही डर था कि कहीं संजय को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में तो पता नहीं चल गया, कहीं उसने उसके बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तभी तो उसे पेट में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसे केवल चक्कर आ रहे थे पर पेट में दर्द नहीं था। वह संजय की तरफ नफरत से देखती है और अपने हाथों को झटका कर एक थप्पड़ संजय की गाल पर मार देती है। उसे ये भी होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। संजय रोशनी के ऐसे थप्पड़ मारने से वह भौचक्का कर रह जाता है। उसे लगा नहीं था कि रोशनी ऐसा कुछ करेगी। रोशनी संजय को खुद से दूर धक्का दे बेड से उठने लगती है, पर अभी भी उसके पेट में दर्द हो रहा था। रोशनी के ऐसे एग्रेसिव मूवमेंट से संजय घबरा जाता है, जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है। रोशनी को लगता है कि संजय जरूर उसके बच्चे को हट करना चाहता और उसे अस्पताल में रोक रहा है। उसे सच में संजय से इस समय बहुत डर लग रहा था। उसे खास तौर पर अपने बच्चों का डर था। जरूर संजय उसके बच्चे के बारे में पता चल चुका है और वह उसका अबॉर्शन करवाना चाहता। तभी तो वह उसे अस्पताल में लेकर आया है, पर उस पगली ने यह ध्यान ही नहीं दिया था कि संजय ने भी हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था, जो कि वही मरीज का था।
जी हाँ, आपने सही पहचाना। जब से रोशनी इस अस्पताल के बाहर आई थी तब बाहर संजय के खड़े हुए आदमियों ने उसकी फोटो संजय को भेज दी थी। संजय, जो कि जब से रोशनी गायब हुई थी तब से इतना परेशान हो गया था, वो आए दिन ड्रिंक करने लगा था। कल जब वह रात को ड्रिंक करके रोशनी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और रात को ही वह इस अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसके माथे पर हल्की चोट आई थी। रोशनी के जाने का गम में वह इतना डूबा हुआ था कि ना वह अपने काम में ध्यान दे रहा था ना ही किसी और पर, जिससे उसके डैड परेशान हो गए थे। उन्हें भी रोशनी के बारे में सब कुछ पता लग गया था। वह अपने सोर्सेस से रोशनी की जानकारी निकलवा रहे थे। संजय आज अपने वार्ड पर लेटा हुआ था। उसका मोबाइल बजता है। संजय अपने मोबाइल की ओर देखता है तो उसके खास आदमी का एमएसजी था जिसको उसने रोशनी को ढूंढने के लिए हायर किया हुआ था। उसका मैसेज देख संजय जल्दी से उसे ओपन करता है तो उसे फोटो दिखती है जिसमें रोशनी एक मिडिल एज औरत के साथ अस्पताल के अंदर आ रही थी। इतने महीने बाद रोशनी को देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुरंत उस आदमी को कॉल करता है और रोशनी के बारे में सब कुछ पूछता है। मिसेस लूथरा से वार्ड बॉय का हॉस्पिटल में टकराना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब संजय ने ही करवाया था, क्योंकि वह रोशनी को वापस से अपने पास लाना चाहता था। रोशनी जैसे ही बाथरूम की तरफ गई, संजय ने उसे पीछे से पकड़ उसे अपने वार्ड में लेकर आ जाता है, पर रोशनी बेहोश हो चुकी थी। रोशनी को बेहोश देख संजय के चेहरे पर चिंता की लकीर आ जाती हूँ। वो तुरंत डॉक्टर को बुला रोशनी का चेक करने कहता है। एक मेल डॉक्टर जैसे ही रोशनी को चेक करने वाला था, संजय अपनी आग उलती आंखों से उसकी तरफ देखता है। वही उस वार्ड के बाहर संजय के आदमी भी थे जो कि उसकी सिक्योरिटी के लिए थी। संजय उस मेल डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, खबरदार अगर तुमने उसे टच करने की कोशिश भी की, तुम अपनी फीमेल डॉक्टर को बुलाओ। संजय की इतनी खतरनाक आवाज को सुन वो डॉक्टर डर जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी बंध गई थी। वो तुरंत एक फीमेल डॉक्टर को बुलाता है। फीमेल डॉक्टर आकर रोशनी को चेक करती है। हालांकि उस फीमेल डॉक्टर को भी बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि इस समय संजय की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी जो पूरे कमरे में एक अलग ही खतरनाक माहौल बना रही थी। ऊपर से संजय के गार्ड जिन्होंने पूरी तरीके से उस कमरे को सिक्योर किया हुआ था। कुछ ही देर में रोशनी को चेक करने के बाद वह डॉक्टर डरते हुए संजय की तरफ देखती है। मिस्टर कश्यप, ये लड़की प्रेग्नेंट है और काफी स्ट्रेस और ज्यादा सोचने के कारण ये बेहोश हो गई है। मुझे लग रहा है ये कुछ दिनों से बहुत ही परेशान रह रही हैं, जिसके कारण उनके बच्चे पर भी असर हो रहा है। पर संजय को तो कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके कान में केवल एक ही बात गूंज रही थी कि रोशनी प्रेग्नेंट है। संजय को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोशनी प्रेग्नेंट है। उसे यही लग रहा था कि रोशनी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि संजय से अलग हुई रोशनी को 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीना में उसने जी जान लगा दी थी रोशनी को ढूंढने की। वह उसके घर भी गया था, पर वहां भी उसके घर वाले उस घर को छोड़कर पहले ही जा चुके थे। रोशनी से बिछड़ने के बाद उसे पता चला था कि रोशनी उसके लिए कितनी मायने रखती है। वह अपने वही कोल्ड एक्सप्रेशन को बनाए रखते हुए डॉक्टर से अपनी ठंडी और डार्क आवाज में पूछता है, ये क्या बकवास कर रही हो, ठीक से चेक कीजिए उसे। डॉक्टर डरते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ सर, इन्हें 4 महीने हो चुके हैं प्रेग्नेंट हुए और ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। आपको उनकी बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और अगर ऐसे ही यह स्ट्रेस लेती रही तो वह दिन दूर नहीं जब उनका मिसकैरेज हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। वहीं डॉक्टर के एक एक शब्द संजय के दिमाग में चल रहे थे। मतलब रोशनी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। उसे प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो चुके हैं। रोशनी को गायब हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। मतलब जब रोशनी उसके साथ थी तो ऑलरेडी वह 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। आखिर उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? क्या रोशनी यह बात जानती है? उसके दिमाग में ही सब चल रहा था। क्या यही बात है जिसके कारण रोशनी मुझसे दूर जा रही है? ये बात वह मुझे बता भी सकती थी। आखिर क्यों किया तुमने रोशनी, क्यों किया? संजय के पास बहुत सवाल थे और जिनका जवाब केवल रोशनी ही दे सकती थी। अभी संजय यही सब सोच रहा था कि रोशनी वापस से उसके हाथों को पकड़ झटका देती है। रोशनी को ऐसा देख अब संजय को गुस्सा आ रहा था। वह रोशनी के दोनों हाथों को पकड़ता और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या बेहुदा हरकतें कर रही हो?
डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। क्या तुम चाहती हो कि सच में हमारे बच्चे को नुकसान हो? वैसे ही तुमने बहुत मनमानी कर ली है अपनी। रोशनी जैसे ही सुनती है कि संजय को उसके प्रेग्नेंट होने की बात पता चल चुकी है, उसके चेहरे की हवाएं ही उड़ हो जाती है, पर उसके चेहरे पर एक डर भी था। उसके बच्चे को क्या नुकसान पहुंचा? आखिर हुआ क्या है जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है? वह वापस से कसमसाते हुए कहती है, छोड़िए मेरा हॉन्ट, वह आप है जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं सब जानती हूँ, आप मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं ना, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यह मेरा बच्चा है, इसे रखना ना रखना यह मेरी चॉइस ना कि आपकी, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको इतने टाइम तक पता नहीं चला, आगे भी नहीं पता चलेगा। भूल जाए कि आपने कभी यह जाना भी था कि कोई रोशनी आपकी जिंदगी में थी और उसके पेट में एक बच्चा है। यह मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा आपसे किसी भी प्रकार से ताल्लुक नहीं रखेगा। आपकी लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, इसलिए प्लीज आप मेरी और मेरे बच्चे दोनों की लाइफ दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। पहली बार रोशनी को इतने गुस्से में देख संजय काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी ऐसी बातें क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों अपने ही बच्चे को एबॉर्शन करवाना चाहेगा? ये बात तो उसके लिए खुशी की थी कि रोशनी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, यानी कि वह डैड बनने वाला था। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है जो यह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रोशनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैं क्यों हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा, बल्कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, क्यों? तुम मुझे छोड़कर गई ही क्यों? वही संजय की बात सुन रोशनी नासमझी में उसके तरफ देखने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ राजपूत हवेली में ऐश की लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर कुछ ही टाइम बाद वह आवाज आना बंद हो जाती है। वहीं नीचे सभी नौकर जैसे राहत की सांस लेते हैं। जब से ऐश चिल्ला रही थी वह बिल्कुल परेशान हो चुके थे, पर वही रामू काका परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ अनहोनी का डर लग रहा था। वह तुरंत एक मेड को इशारा कर ऊपर चेक करने के लिए कहते हैं। हालांकि मेड काफी डर रही थी, क्योंकि रेयांश का सख्त ऑर्डर था कि कोई भी उस रूम में नहीं जाएगा, पर वह काका की बात को भी नहीं काट सकती थी। इसलिए वह डरते हुए ऊपर चली जाती है। वह धीरे से दरवाजे को खोलती है और अंदर की तरफ देखती है। पूरा रूम खाली था, उसे कहीं भी ऐश नजर नहीं आ रही थी। वह ऐश को रूम में न पाकर तुरंत जल्दी से आगे आती है और बाथरूम चेक करने जाती है। वहीं ऐश, जो कि दरवाजे के पीछे खड़ी थी, दरवाजा खुला देख तुरंत उस गेट से बाहर जाती है और दरवाजे को बाहर से लगा देती है। मेड जैसी ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती पीछे मुड़कर देखती है। वह समझ चुकी थी कि वह इस लड़की के जाल में फंस गई है। ऐश बचते बचाते सीढ़ियों से नीचे की ओर आती है। नीचे भरा पूरा माहौल और काम करते हुए नौकरों को देख वह हैरान रह जाती है। उसे तो लगा था कि वह एक खाली जगह होगी, पर यहाँ तो माहौल ही अलग था। क्योंकि जिस तरीके से वह चिल्ला रही थी, किसी ने भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं की थी। उसने यही जानने के लिए शोर कम किया था इस जगह पर कोई है कि नहीं, पर इतने लोगों को देख वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम इतने सारे लोग बहरे हो क्या? तुम्हें क्या मेरी चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? मैं इतने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। हाँ, इंसानियत है कि नहीं तुम सब में? जैसे ही सभी सीढ़ियों के ऊपर से आ रही है आवाज को सुनते हैं उस और देखते हैं, सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ी लड़की शादी का जोड़ा पहने हुई थी। हालांकि वह हुबहू जिया जैसी लग रही थी, पर उसकी बातें जिया से किसी भी प्रकार मेल नहीं खा रही थी। वहीं सभी लोग आश्चर्य और हैरानी के मिलेजुले भाव से ऊपर देख रहे थे। ऐश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और कहती है, ये कौन सी जगह है? कौन लेकर आया है मुझे यहाँ पर? तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? चुपचाप मुझे बताओ और मुझे एक गाड़ी दो, मैं खुद अपने घर जाऊंगी। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो आज उसका आखिरी दिन होगा। सभी लोग ऐश की बात सुनकर शौक रह जाते हैं। तभी उस जगह पर एक रोबीली और मर्दानी आवाज गूंजती है, किसका आज आखिरी दिन होगा? उस आवाज को सुन सभी डर से कांपने लगते हैं। चैप्टर 169, तुम्हारी बीवी मुझे किस कर रही है? ऐश सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखती है तो बहुत सारे नौकर उस महल जैसे घर में काम कर रहे थे। ये महल का हॉल था। वह वहीं से चिल्लाते हुए कहती है, तुम सब जब यहाँ हो तो क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी?
मैं इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, उस पूरे हॉल में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज गूंज जाती है। सभी उस आवाज की ओर देखते हैं तो सामने शादी के जोड़े में खड़ी ऐश गुस्से से उनकी तरफ देख रही। सभी नौकर हैरानी से ऐश की तरफ देखते हैं। ऐश उनको अपनी तरफ ऐसे टुकुर टुकुर देखा देख उनसे कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? मुझे तो लगता है तुम लोगों को देखने की सांस सांस सुनना भी नहीं आता है। तभी तो इतनी देर से मैं चिल्ला रही थी, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। और हो कौन तुम सब लोग और कौन लेकर आया है मुझे यहाँ पर? आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो मुझे किडनैप करे? ऐश्वर्या आकर्ष रॉय कपूर को तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और मुझे लगता है जिस भी इंसान ने मुझे मेरे कॉलेज से किडनैप किया है ना, उसे इंसान के जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तभी उसने मुझसे पंगा लिया है। और आप, उसने रामू काका की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इन सब में ज्यादा समझदार लगते हो, इसलिए मेरे लिए अभी एक गाड़ी तैयार करवाओ, मुझे अपने घर जाना है। और किसी ने भी अगर चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सब का आखिरी दिन होगा। भले ही मैं भोली भाली दिख रही हूं पर मैं बहुत खतरनाक हूं। वही सभी लोग हैरानी से ऐश की तरफ देख रहे थे। ये उनके सामने खड़ी लड़की हूबहू उनकी जिया मैडम के जैसे ही लग रही थी, पर इसके हाव भाव कहीं से उससे मेल नहीं खा रहे थे। सभी मुंह खोले हुए उससे घूरे जा रहे थे। ऐश को अब सच में इरिटेशन हो रही थी। वह अभी कुछ और कहने वाली थी कि वहां पर एक रौबली मर्दानी आवाज गूंज जाती है, तुम धमकी किसे दे रही हो और किसका आखिरी दिन होगा? वही उस आवाज को सुनकर सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सभी अपना सर नीचे कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके सर ने सख्त हिदायत दी थी ये लड़की नीचे नहीं आनी चाहिए, पर उनकी लापरवाही के कारण यह नीचे आ गई। वहीं अपने सामने से आ रहे एक लंबे चौड़े हैंडसम से लड़के को देखकर ऐश अपनी आंखें छोटी कर देती है। वह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह इंसान है कौन जिसने उससे इस तरीके से बात की। वह वैसे ही सीढ़ियों से उतरते हुए कहती है, कौन तुम और मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी मर्जी के बगैर किडनैप करने की? रीजन भी तो बताओ, मुझे किडनैप करके क्यों लेकर आए हो? पैसों के लिए तो मुझे किडनैप किया नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर तुम लोगों ने मुझे रखा हुआ है वो बहुत महंगी है। मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने मुझे पैसे के लिए किडनैप किया है। इसीलिए सही सही बताओ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया क्यों है, वह भी उस वक्त जब मेरे लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना खुद से बाहर हो रहा था। तुम सच सच बताते हो कि नहीं? वही रेयांश जो कि चलते हुए अंदर आ रहा था, उसके कान दर्द देने लगे थे। ये लड़की इतनी ही देर में इतना बोल चुकी थी कि वह अपने कानों में उंगली डालकर लापरवाही से उसकी तरफ देखता है। रेयांश का ऐसा रिएक्शन देखकर ऐश चिढ़ जाती है और गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए कहती है, तुम दिखने में भले हैंडसम हो पर मेरे पति से कम है, इसलिए तुम सीधे सीधे बता दो हो कौन? वही सारे नौकर ऐश की बातों को सुनकर हैरान हो गए थे। आखिर ये लड़की उनके मालिक से कैसे बात कर रही है? उन लोगों की तो सिटी-पिटी ही गोल थी और यह खुलेआम बदतमीजी कर रही है। वही रेयांश ने जब अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसने अपनी आंखों को छोटा कर दिया। उसने हालांकि ऐश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वैसे ही चलते हुए वह जाकर सोफे पर बैठ गया। खुद को इतना इग्नोर हुआ देख आंचल गुस्से से तमतमा गई और वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए और ठीक रियांश के सामने खड़े होते ही उसके और उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम बदतमीज इंसान, एक तो बिना मेरी मर्जी के मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आ गए हो और मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। ये जो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, इससे ज्यादा एटीट्यूड मुझे आता है। तुम जानते नहीं हो ऐश्वर्या राय क्या चीज है? वहीं ऐश की बात सुनकर सब ने अपने हाथों को मुंह पर रख लिया। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? रेयांश अपनी गहरी नजरों से ऐश की ओर देख रहा था। वह ऐश को काफी कैजुअल वे में ले रहा था और यही बात ऐश को और भी गुस्सा दिला रही थी। वह कुछ बोलते ही वाली थी कि उसे तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। उन कदमों की आवाज सुनकर रियांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है, जैसे कि उसे पता था कि कौन आ गया है। वह बड़े ही आराम से बैठते हुए ऐश से कहता है, हाँ तो तुम क्या कह रही थी, किसका आखिरी दिन होगा? मुझे भी तो पता चले।
ऐश, जिसका ध्यान उन आवाजों की ओर था, रियांश की बात सुन वह वापस से रियांश की तरफ कंसंट्रेट करती है और गुस्से से कहती है, जिसने मुझे यहाँ किडनैप किया है उसका आखिरी दिन होगा और तुम हो कौन? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। हाँ, वह बात अलग है, यदि तुम मुझसे पहले मिलते तो शायद हमारे बीच में पहले कुछ हो जाता, पर सॉरी मिस्टर, मैं ऑलरेडी बुक हूँ, इसलिए तुम मुझे किडनैप नहीं कर सकते। अभी तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते हैं, वह बहुत खतरनाक इंसान है, पर उससे भी खतरनाक मैं हूं। पर तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम खतरनाक हो, तुम तो एक नाजुक सी कली हो, रेयांश ने ऐश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। रेयांश की बात सुनकर ऐश और गुस्से से बिलबिला गई और उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नाजुक कली हूं? अभी तुमने देखा नहीं है मैं अब बताती हूँ ये नाजुक काली क्या क्या कर सकती है। ऐश जल्दी रेयांश के ऊपर झुक गई और उसे मुंह के मारने लगी। वही आकर्ष, जो कि गेट के पास खड़ा हुआ था, वह जैसे ही सामने का सीन देखता है उसकी आंखें आग उगलने लगते हैं और उसकी मुठियां गुस्से से कस गई थी। रेयांश बैठा हुआ था और ऐश उसके ऊपर झुकी हुई थी। वहां से देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। क्या हो रहा है बीवी? वही आकर्ष की इतनी कोल्ड और डार्क आवाज सुनकर ऐश फ्रीज रह गई। वही रेयांश ऐश की हवाएं उल्टी देख एक बार ऐश और एक बार आकर्ष की ओर देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी मुझे किस कर रही है। ऐश। चैप्टर 170 अंत ही आरंभ है। रेयांश की बातों को सुनकर ऐश गुस्से से तमतमा जाती है और उसे मारने के लिए उसकी ओर झुकती है। अभी वह उसे मार ही रही थी कि उसे पीछे से भारी और कोल्ड आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वह बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? आकर्ष और क्रिश, जो कि गेट के पास ही खड़े थे, ऐश को रेयांश के ऊपर झुका हुआ देख आकर्ष गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि पीछे से देखने में ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वही रेयांश साइड से झुककर सामने की ओर देखता है तो उसे आकर्ष दिखाई देता है। आकर्ष को देख वह तिरछा मुस्कुराता है और ऐश के दोनों हाथों को पकड़ कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बीवी मुझे किस कर रही थी। लगता है तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते हो। मैंने सही कहा ना मिस्टर राय? रेयांश के हाथ पकड़ने से ऐश अपने होश में आती है। उसने आकर्ष की आवाज सुन ली थी। वही रेयांश की बातों को सुनकर वह घूरकर उसे देखती है और घबराते हुए पीछे मुड़ती है तो सामने आकर्ष गुस्से से उसे ही घूर रहा था। आकर्ष की उन घूरती हुई निगाहों को देखकर ऐश सकप का जाती है और रेयांश के हाथों को झटक कर उससे दूर खड़ी हो जाती है। ऐश को रियान से दूर जाता देख क्रिश राहत की सांस लेता है, क्योंकि वह इस समय आकर्ष के गुस्से की गर्मी को काफी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था। आकर्ष अपने लंबे लंबे कदमों से उन लोगों की तरफ आता है। ऐश के सामने से हट जाने के बाद रियांश भी अपनी जगह से उठता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हो जाता है। आकर्ष कुछ ही देर में रेयांश के पास पहुंचता है और एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है। रेयांश को मुक्का पड़ता देख सभी नौकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। ये पहली बार था जब किसी ने उनके जिद्दी मालिक के ऊपर इस प्रकार से हाथ उठाया था। वहीं ऐश भी अपने मुंह पर हाथ रख आकर्ष के गुस्से को देख पा रही थी। रेयांश के मुंह से होठों के पास हल्का खून आने लगता है। वह उस खून को अपनी अंगूठे से साफ कर आकर्ष की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर राय? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हैं? अब आपकी बीवी खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। मुझे देखकर तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आकर्ष रेयांश की बात सुन वापस से उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही ऐश उन लोगों के सामने आ जाती है और आकर्ष का हाथ रोक लेती है। ऐश को रेयांश का पक्ष लेता देख आकर्ष उसे घूरते हुए देखता है। आकर्ष की गुस्से से भरी आंखों को देख ऐश डर जाती है और उसके हाथों को छोड़ देती है। आकर्ष उसे अपनी कोल्ड और डार्क आवाज में कहता है, अभी मेरे सामने से हट जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़े। आकर्ष की इतनी डरावनी आवाज को सुन ऐश वहां से हट जाती है। आकर्ष वापस से रेयांश की तरफ जाता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुमने जो कुछ भी अभी कहा है उसे वापस लो। आकर्ष की बात सुनकर रेयांश हंसते हुए कहता है, क्यों बुरा लगा क्या? तुम मेरी बीवी को इतने दिनों से अपने पास रखे हुए हो। मैंने कुछ घंटे के लिए तुम्हारी बीवी अपने पास रख दी तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। रेयांश की बात सुन आकर्ष गुस्से से कहता है, मैंने उसे अपने पास नहीं रखा है।
ओह रियली, पर जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं उसे इतने दिनों से 9 महीना से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं और तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। रियांश राजपूत, शायद तुम भूल रहे हो तुम किस से बात कर रहे हो। जब तुमने इन्वेस्टिगेशन की ही है तो तुम्हें पता होगा कि जिया अभी किस हालत में है और उससे अभी तुम्हारे पास लाने का कोई भी तुक नहीं बनता है। अभी इस समय उसे इलाज की जरूरत है और वह सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए, और जिस तरीके से तुमने उसे परेशान किया है उसके हिसाब से तो तुम्हें उसकी लाइफ से दूर ही हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है आपको भी अपनी बीवी से दूर हो जाना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? खबरदार, जो तुमने मुझे मेरी बीवी से दूर करने की कोशिश भी की। अभी मैं इतने गुस्से में हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। आकर्ष की बातें सुनकर रेयांश जोर जोर से हंसने लगता है। वही रेयांश को हंसता देख सभी कंफ्यूजन में उसकी ओर देख रहे थे। ऐश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओ आकाश रॉय, तुम सच में बहुत बड़े का हो, अपनी गलती कभी मानते ही नहीं हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं तुम्हारी बीवी को किडनैप करवाया था तब मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारी बीवी है। आखिर पता भी कैसे चलता, दोनों इतनी सिमिलर जो है, और तुमने अपनी शादी को काफी अच्छी तरीके से छुपाया जो था। मुझे तो यही लग रहा था कि जो लड़की का मैं पीछा करवा रहा हूँ असल में वह मेरी है, पर इसे यहाँ लाने और इनकी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि यह तो मेरी थी ही नहीं। आकर्ष रेयांश की बातें सुन रहा था। अब उसका मूड नहीं था बिल्कुल भी उसकी बातें सुनने का। वह ऐश तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्रिश के पास जाओ और कार में मेरा वेट करो। ऐश आकर्ष की इतनी डरावनी बात सुनकर चुपचाप जाने लगती है तो रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है। रेयांश के हाथ पकड़ने से आकर्ष गुस्से से उसे कहता है, क्या हरकत है ये, छोड़ो उसका हाथ। ऐसे कैसे जाने दे, तुमने अभी तक मुझे मेरी वाली का पता नहीं बताया है तो तुम्हें तुम्हारी वाली कैसे मिल सकती है। मुझे जिया के बारे में सब कुछ जानना है कि तुमने उसे कहाँ रखा है। जब तक तुम मुझे जिया का पता नहीं बताओगे तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मिलेगी। रेयांश की बात सुनकर आकर्ष उसके तरफ जाता और उसका हाथ ऐश के हाथों से अलग करता है। ऐश को देखते हुए कहता है, तुमसे बोला ना मैंने, कार में जाकर बैठो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आकर्ष की गुस्से से भरी आवाज सुनकर ऐश क्रिश की ओर चली जाती है। क्रिश ऐश को अपनी तरफ आता देख गहरी सांस लेता है। उसे रियांश और आकर्ष की दोस्ती के बारे में पहले से पता था। जब उन्हें रियांश की आइडेंटिटी के बारे में पता चला तब वह लोग काफी रिलैक्स हो चुके थे। क्रिश ऐश को उस घर से बाहर की ओर ले जाता और कार में बैठा देता है। अंदर रेयांश और आकर्ष कुछ देर बात करते हैं। आकर्ष रेयांश को जिया के बारे में सब बता देता है, ये भी कि वो जिया को बाहर इलाज के लिए भेजने वाले हैं। जिया की हालत के बारे में जानकर रेयांश दुखी होता है क्योंकि ये सब उसकी ही गलती थी। वो अब खुद जिया के साथ जाने वाला था। सब सेट करने के बाद आकर्ष वापस आ जाता है। ऐश गुस्से से मुंह फुलाकर कार में बैठी थी। वही क्रिश दूसरी कार में बैठ चुका था। कुछ ही देर में ऐश की कार का दरवाजा खुलता है और आकर्ष उस कार में आकर बैठता है। ड्राइवर आकर्ष को अंदर बैठा देख गाड़ी आगे बढ़ा देता है। ऐश आकर्ष से दूर बैठी थी, वहीं इतनी देर बाद अपनी बीवी को अपने करीब ले जाकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचता है, पर ऐश उसका हाथ झटक देती है और गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगती है। ऐश की नाराजगी देख आकर्ष ऐश से कहता है, बीवी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इस समय मुझे तुम्हारी करीबी की बहुत जरूरत है। तुम्हें पता नहीं है इन कुछ घंटों में मैंने क्या फील किया है, इसलिए चुपचाप मेरे करीब आओ। पर ऐश के ऊपर आकर्ष की बातों का कोई असर नहीं होता और वह चुपचाप बाहर देखती रहती है। आकर्ष के गुस्से की हद पार हो रही थी। वह तुरंत एक बटन प्रेस करता है और कुछ ही देर में वह कार दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बीच का पार्टीशन ओपन हो गया था जिससे आकर्ष और ऐश की तरफ जो कुछ भी हो रहा था ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आकर्ष ऐसा करने के बाद तुरंत ऐश का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने गले से लगा लेता है। ऐश लगातार उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी पर आकाश था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था।
आकर्ष की पकड़ है उस पर कस चुकी थी। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद ऐश शांत हो जाती है। जब आकर्ष महसूस करता है कि ऐश शांत हो गई है तब वह अपनी ग्रिप को लूज करता है और ऐश के चेहरे की तरफ देखता है जो कि आंसुओं से भरा हुआ था। अपनी प्यारी बीवी की आंखों में आंसू देख आकर्ष जो कि अभी गुस्से से उबल रहा था वह परेशान हो जाता है और इसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या उसने तुम्हें परेशान किया है। पर ऐश थी कि कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू ही बह जा रहे थे। वह आकर्ष की तरफ देख नहीं रही थी। आकर्ष लगातार ऐश से सवाल पूछ रहा था पर वह कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। थकहार कर आकर्ष उसे चुप करवाने के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे गहराई से चूमने लगता है। आकर्ष की करीबी को महसूस कर ऐश भी उसका इसमें साथ देने लगती है। हालांकि वह आकर्ष से गुस्सा थी कि आखिर वह क्यों उस लीजा के करीब था। वह उससे लड़ना चाहती थी पर इतनी देर उससे दूर रहने और उसे खो देने का डर उसके अंदर था। आकर्ष की करीबी को महसूस कर उसे राहत महसूस हो रही थी। वह दोनों एक दूसरे को काफी एग्रेसिव होकर किस कर रहे थे। आकर्ष किस करते हुए ही ऐश को सीट पर लेटा देता है और धीरे धीरे उसके हाथ ऐश की बॉडी पर जाने लगते हैं। करीब 2 महीने बाद वह दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ऐश गहरी गहरी सांस ले रही थी। हालांकि आकर्ष ने अभी भी ऐश के होठों को नहीं छोड़ा था। वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ ही देर में ऐश और आकर्ष के कपड़े सीट के नीचे पड़े हुए थे। उन दोनों की बॉडी पर इस समय कुछ भी नहीं था। आकर्ष ऐश के लबों को चूमते हुए धीरे से उसके अंदर इंटर होता है। इतने दिनों बाद आकर्ष को अपने अंदर महसूस कर ऐश दर्द से एक आह भरती है। आकर्ष ऐश की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे खुद को मूव करने लगता है। हालांकि ऐश अभी भी आकर्ष से गुस्सा थी पर वह आकर्ष को महसूस भी करना चाहती थी। वह खुद को ये भरोसा दिलाना चाहती थी कि आकर्ष सिर्फ उसका है ना कि उस लीजा का। उसे आकर्ष पर भरोसा था पर फिर भी उसे गुस्सा था कि आकर्ष में उस लड़की को अपने करीब आने क्यों दिया। फिलहाल दोनों एक दूसरे के प्यार में एक हो रहे थे। कार के बाहर बारिश और अंदर गर्मी का माहौल था। दोनों ही एक दूसरे की करीबी को एंजॉय कर मेकआउट कर रहे थे। 7 महीने बाद एक अस्पताल के अंदर से 3 लड़कियों की तेज तेज चीखने की आवाज आ रही थी। ऐश जो कि इस समय हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी वही उसके बाजू में आकर्ष खड़ा हुआ था। ऐश ने आकर्ष को परेशान करके रखा हुआ था। वह अभी लेबर पेन में थी। 7 महीने पहले जब वह दोनों घर पहुंचे थे तब ऐश कुछ देर में ही बेहोश हो गई थी। सबको यही लगा कि किडनैपिंग के कारण वह परेशान हो गई है और कुछ उसने खाया नहीं होगा इसलिए कमजोर हो गई है। सभी ने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने आकर ऐश को चेक किया तब उन्होंने बताया कि वह 2 महीने प्रेग्नेंट है। वहीं इस खुशी को सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कुछ महीने बाद जब ऐश और आकर्ष चेकअप कराने के लिए गए तब उन्हें पता चला कि ऐश ने ट्विंस बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। और ठीक 7 महीने बाद ऐश इस समय दर्द से चिल्ला रही थी। हालांकि आकर्ष ऐश को लगातार पैम्पर कर रहा था जिससे उसका दर्द कम हो जाए पर मां बनना इतना आसान कहाँ है। ऐश दर्द से जोर से चिल्लाती है और इतने में ही उस रूम में बच्चे की रोने की तेज आवाज गूंज जाती है। बच्चे की रोने की आवाज सुन आकर्ष का चेहरा खिल जाता है। वहीं ऐश जो कि आंख बंद किए बिल्कुल पसीने से तरवातर हो गई थी उस आवाज को सुन वह मुस्कुराने लगती है। वही आकर्ष ने अभी तक बच्चे की ओर नहीं देखा था। वह लगातार ऐश के माथे को चूम रहा था। उसके कान में धीरे से उससे थैंक यू कहता है। ये नोवेल यही समाप्त होती है। दी एंड। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे और नोवेल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।